आज हम लोग चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। देखिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस धरती पर, इन सभी का जीवन एक सेल से शुरू होता है। अगर आप एनसीईआरटी बुक को ध्यान से पढ़ेंगे तो सबसे पहला ही पैराग्राफ इस विषय पर है और उसमें मेंशन किया गया है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्टार्ट देयर लाइफ साइकिल फ्रॉम सिंगल सेल। आप लोग जानते होंगे, लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो गैमीट्स का फ्यूजन होता है, स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है, मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है और उससे जो स्ट्रक्चर बनता है उसको जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट क्या है? सिंगल सेल है और इसी में क्लीवेज होता है, इसी में डिवीजन होता है और उससे एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, चार से आठ सेल, मतलब इम्ब्रियो बनता है और इम्ब्रियो से फिर वो ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो हर जीवधारी का जीवन एक सेल से शुरू होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्टार्ट देयर लाइफ साइकिल फ्रॉम सिंगल सेल। तो पहला पॉइंट ये है कि मतलब सिंगल सेल से ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल के लिए वो सिंगल सेल क्या होती है? जाइगोट होती है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो, ठीक है। तो आपने ये चीज ऑब्जर्व कर लिया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्टार्ट देयर लाइफ्स फ्रॉम सिंगल सेल, चाहे वो कितना भी बड़ा ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो। अब लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म की बात करें, लार्जेस्ट एनिमल ऑन लैंड एलिफेंट और लार्जेस्ट एनिमल ऑन अर्थ इज व्हेल, ब्लू व्हेल, ठीक है। तो भले ही इनकी शरीर कितनी भी बड़ी हो, इवन एक ट्री, बरगद का विशाल वृक्ष देख लीजिए या बहुत बड़े से बड़े सिकोया के पेड़ देख लीजिए, तो वो सभी जो है एक सेल से अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सिंगल सेल से ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स का निर्माण होता है और वो सिंगल सेल जो है वो जाइगोट होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में, जो कि स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से बनता है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट होता है कि सेल की दो प्रॉपर्टी होती है, एक ग्रोथ और दूसरा रिप्रोडक्शन। तो टू कैरेक्टर्स ऑफ सेल, सेल के जो दो कैरेक्टर्स होते हैं जिनका जिक्र एनसीईआरटी बुक में है, एक कैरेक्टर होता है ग्रोथ और दूसरा कैरेक्टर होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। तो सेल की दो प्रॉपर्टी होती है, दो कैरेक्टरिस्टिक होता है सेल का, एक ग्रोथ और एक रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट है जब हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं एनसीईआरटी बुक में। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट होता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी सेल्स पाई जाती हैं उन सभी सेल्स में ग्रोथ होता है और कभी ना कभी रिप्रोडक्शन भी होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब है कि सेल डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स बनाती हैं, ठीक है। तो ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू। ऑल सेल्स reproduce by dividing into two cells, यानी सभी कोशिकाएं जनन करती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं डिवीजन से।
यानी जब उनमें डिवीजन होता है तो माना जाता है कि उनमें रिप्रोडक्शन हो रहा है। ठीक, मान लीजिए एक सेल है, इसमें डिवीजन हुआ तो इससे 2 सेल बन गई। ठीक है, तो आप इसको सेल डिवीजन कहिए या इसको रिप्रोडक्शन कहिए, मतलब एक ही है। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितनी भी सेल्स पाई जाती हैं वो जीवन के कभी न कभी किसी न किसी स्टेज में रिप्रोड्यूस करती हैं, यानी डिवाइड करती हैं। और केवल ये रिप्रोड्यूस ही नहीं करती, अपनी संख्याएं नहीं बढ़ाती हैं, परंतु इनकी साइज भी बढ़ती है। इनके अंदर जो कंटेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म है, ऑर्गेनल्स हैं, उनकी भी मात्रा बढ़ती है। तो वो ग्रोथ हो गया। तो सेल में ग्रोथ और सेल में रिप्रोडक्शन दोनों देखा जाता है। एक सेल जब डिवाइड करके, एक सेल में जब डिवीजन होता है तो उससे जो डॉटर सेल्स बनती हैं वो पहले छोटी होती हैं, क्योंकि वो डिवीजन से बनी है। तो ये हो गई पेरेंट सेल और ये दोनों हो गई उनकी डॉटर सेल्स। ठीक है, और ये डॉटर सेल्स जो है इनमें फिर ग्रोथ होता है, इसके अंदर कंटेंट बढ़ता है और फिर ये ग्रो करके इसकी साइज बड़ी हो जाती है, इसकी भी साइज बड़ी हो जाती है, उतनी ही जितनी की साइज पेरेंट सेल की होती है। तो एक सेल ने रिप्रोडक्शन किया यानी डिवीजन दिखाया और फिर उसमें ग्रोथ हुआ। ठीक, तो हर सेल की प्रॉपर्टी होती है डिवीजन की और ग्रोथ की। तो यही इस चैप्टर के पहले पैराग्राफ में समझाने की कोशिश की गई है एनसीईआरटी बुक में। तो आपने देखा कि हर सेल डिवाइड करती है और डिवाइड करने के बाद डॉटर सेल बनाती है, और ये जो न्यू डॉटर सेल्स हैं इनमें फिर ग्रोथ होता है और ये फिर अपने पेरेंट सेल के बराबर का साइज अटेन करती हैं। और फिर यदि इनको डिवाइड करना है दोबारा तो फिर ये फर्दर डिवाइड करती हैं और ये प्रोसेस चलता जाता है। तो कोई भी सेल, इसमें डिवीजन होता है, रिप्रोडक्शन होता है डिवीजन के द्वारा और 2 डॉटर सेल्स बनती हैं और ये फिर ग्रोथ करके अपनी साइज को बड़ा कर लेती हैं, पेरेंट सेल के बराबर कर लेती हैं। तो ये हो गई पेरेंट सेल और ये हो गई डॉटर सेल, और डॉटर सेल में फिर ग्रोथ हो गया। ठीक है, तो ये न्यूली फॉर्म्ड डॉटर सेल है और इन डॉटर सेल्स में फिर ग्रोथ होता है, फिर ये पेरेंट सेल के बराबर इनकी साइज हो जाती है। तो आप यहां देख रहे हैं ये डिवीजन है और ये क्या है, ग्रोथ है। तो डिवीजन और ग्रोथ, डिवीजन मतलब रिप्रोडक्शन, तो डिवीजन और ग्रोथ ये सेल की प्रॉपर्टी होती है। और इस तरीके से फिर ये जो डॉटर सेल है, पेरेंट सेल है, ये डॉटर सेल है, ये फिर डिवाइड करेगी और फिर ऐसे ही सेल की पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी और फिर इनमें ग्रोथ होगा। तो डिवीजन और ग्रोथ यानी रिप्रोडक्शन और ग्रोथ ये चलता जाता है और आपको सेल पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी, सेल्स की संख्या बढ़ती चली जाएगी। और इस तरीके से आप देखेंगे कि एक सिंगल सेल जो है वो एक ऐसा बड़ा स्ट्रक्चर बना देती है जिसमें मिलियंस ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक सिंगल सेल से एक आप विशाल वृक्ष या एक विशाल एनिमल बनता हुआ देखते हैं। और ये जो विशाल वृक्ष या विशाल एनिमल्स होते हैं इनमें मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। तो एनसीईआरटी बुक इसी को मेंशन करती है कि जो सिंगल सेल है इट फॉर्म्स अ स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स मिलियंस ऑफ सेल्स। तो आप देख सकते हैं एक सिंगल सेल से एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जिसमें आपको मिलियंस ऑफ सेल्स दिखाई देंगे। तो इस तरीके से सेल
डिवीजन से सेल की संख्या बढ़ती है और ये संख्या मिलियंस तक चली जाती है। वो सारी सेल्स एक ही सेल से बनती हैं, एक सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। तो यही चीज इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है कि सेल का डिवीजन कैसे होता है, ठीक है। और इसको एक ये ऑर्डर्ड फॉर्म में होता है, एक सीक्वेंशियल फॉर्म में होता है। कहने के लिए तो सेल डिवीजन एक सिंपल एक वर्ड है, लेकिन इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसको हम सेल साइकिल के नाम से जानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। अच्छा, तो इसको एक और तरीके से भी कहा जाता है कि जो सेल डिवाइड करती है, ठीक है ना, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है उसका जो डीएनए होता है वो रिप्लिकेट करता है, डीएनए की मात्रा जो है वो डबल हो जाती है। तो जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन जो होता है, इसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डीएनए रिप्लिकेशन और सेल ग्रोथ दोनों होता है, मतलब सेल ग्रोथ तो होता ही है और डीएनए का रिप्लिकेशन भी होता है, डीएनए का रिप्लिकेशन भी होता है। यानी सेल डिवीजन के प्रोसेस में आपको सेल ग्रोथ भी दिखेगा और डीएनए का रिप्लिकेशन भी दिखेगा। ये चीज आपको आगे समझ में आ जाएगी जब हम कैसे सेल डिवाइड करती है ये समझाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना होता है कि सेल साइकिल क्या होती है। तो सेल साइकिल जो होता है एक्चुअली सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है। सेल साइकिल क्या होता है? इट इज सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ये ध्यान रखेंगे। तो सेल साइकिल जो है ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है जिसमें सेल जो है अपना जीनोम को डुप्लीकेट करता है, मतलब अपना डीएनए को डुप्लीकेट करता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और उसमें सेल के अंदर जो बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको वो संख्या बढ़ाता है, उनकी मात्रा बढ़ाता है। तो जीनोम को डुप्लीकेट करना, सेल के जो कंटेंट है उसकी मात्रा को बढ़ाना, ठीक है। और इसके वजह से दो सेल में वो डिवाइड हो जाए, यही है सेल साइकिल। तो सेल साइकिल क्या है? एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जिसमें कई सारे इवेंट्स होते हैं और एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में वो इवेंट्स चलते हैं। उन्हीं इवेंट को हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो व्हाट इज सेल साइकिल? हम लोग ये डिस्क्राइब कर रहे हैं, इट इज सीक्वेंस ऑफ इवेंट। तो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ठीक है। तो इट इज सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स in which a cell duplicates its genome, in which a cell duplicates its genome, ठीक है। A cell duplicates its genome. तो सेल साइकिल क्या है? It is sequence of events in which a cell duplicates its genome and synthesizes various component inside। सेल के अंदर के जो तमाम कंपोनेंट है, साइटोप्लाज्म है, सेल ऑर्गेनल्स हैं, ये सब। तो and synthesizes the other constituent of the cell and synthesizes other constituents of cells, synthesizes other constituents of cells and eventually divides into two daughter cells and eventually divides into two daughter cells। ये होता है सेल साइकिल का डिफिनीशन। तो सेल साइकिल का डिफिनीशन क्या है? सेल साइकिल क्या है? इट इज सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन विच अ सेल डुप्लीकेट्स its genome and synthesizes other constituents of cells and eventually divides into two daughter cells।
दिस इज सेल साइकिल। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये समझाया गया है कि जो सेल डिवीजन होता है वो कैसे होता है, और सेल डिवीजन कोई अचानक से होने वाली चीज नहीं है। सेल डिवीजन से पहले सेल को डिवीजन की तैयारी करनी पड़ती है, अपने कंटेंट को बढ़ाना पड़ता है, डीएनए को डुप्लीकेट करना पड़ता है, जिसको डीएनए डुप्लीकेशन या हम कहते हैं ना जीनोम को डुप्लीकेट करना पड़ता है। डीएनए मतलब जीनोम, जीन्स। डीएनए जीन्स जो होते हैं वो सेगमेंट ऑफ डीएनए को बोलते हैं, ठीक है। तो डीएनए के छोटे छोटे पोर्शन को क्या बुलाता है, जीन। और एक सेल के अंदर जितने भी जीन्स पाए जाते हैं उसको जीनोम कहा जाता है। तो जीन की संख्या डबल होती है, तभी ना जब डॉटर सेल बनेगी तो आधा जीनोम एक सेल को देगा, आधा जीनोम दूसरे सेल को देगा, ठीक है ना। तो डीएनए अगर एक मॉलिक्यूल है और उसको 2 डॉटर सेल बनाना है तो दोनों को अपना अपना डीएनए देने के लिए उस पेरेंट सेल को अपना डीएनए को डबल करना पड़ेगा ना, अपना जीनोम को डबल करना पड़ेगा ना। एक सेल में अगर 30 जीन है और उसको डॉटर सेल अपने ही जैसा बनाना है तो उस डॉटर सेल में भी तो 30 जीन देना पड़ेगा ना। तो पहले वो सेल अपने 30 जीन को डबल करेगा ना, जितना डीएनए उसको डबल करेगा ना, तब तो अपने डॉटर सेल को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ध्यान रखिएगा कि जो सेल साइकिल है वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है और उसमें डीएनए का डुप्लीकेशन या जीनोम का डुप्लीकेशन देखा जाता है, और सेल के अंदर जो अदर कंपोनेंट्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, दूसरी जो प्रोटीन्स होती हैं, साइटोप्लाज्म है, उन सबको भी उसको बढ़ाना पड़ता है ताकि जो डॉटर बनने वाली है उसको बांटे। तो अब माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर है, मान लो एक ही है, तो उसको 2 डॉटर सेल को माइटोकॉन्ड्रिया देना होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ानी पड़ेगी ना उसको। ऐसे ही प्लास्टिड है, उनकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी ना, तभी तो डॉटर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी ये सब बांट पाएगा। तो सेल के कंपोनेंट को भी उसको बढ़ाना है, तो उसके लिए सेल को ग्रोथ, सेल का ग्रोथ भी होना जरूरी है, और उसको डीएनए भी बांटना है डॉटर सेल में, तो डीएनए का डुप्लीकेशन भी जरूरी है। और ये जो सारा डीएनए का डुप्लीकेशन होना, सेल के कंपोनेंट का बढ़ना एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होता है, तो उसी को लिखता है कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम एंड सिंथेसाइजेस अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल्स एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये देखो, न्यूली फॉर्म्ड डॉटर सेल है, ये छोटी है, अब इससे तुरंत डॉटर सेल नहीं बन सकती, इसमें पहले ग्रोथ होगा, इसके अंदर कंपोनेंट बढ़ेगा, इसके अंदर डीएनए डुप्लीकेट होगा और तब ये डॉटर सेल में डिवाइड होगा। तो इसीलिए जब आप सेल डिवीजन देखते हैं तो उसमें सेल ग्रोथ भी देखेंगे, यानी बिना सेल ग्रोथ के सेल डिवीजन नहीं हो सकता। ग्रोथ मतलब चीजों का इंक्रीज होना, डीएनए बढ़ जाना, कंपोनेंट बढ़ जाना, तो सेल का साइज भी बढ़ जाएगा। तो बिना ग्रोथ के डिवीजन कैसे होगा? तो इसलिए बिना सेल ग्रोथ के सेल डिवीजन संभव नहीं है। तो सेल ग्रोथ तो होगा ही होगा डिवीजन से पहले। जैसा कि हमने बताया कि जो सेल डिवीजन होता है उसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज आप देखते हैं, सेल ग्रोथ देखते हैं और जीनोम या डीएनए का डुप्लीकेशन देखते हैं। तो जो सेल ग्रोथ होता है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। सेल ग्रोथ हमेशा देखेंगे, जब सेल डिवीजन चल रहा होता है तो उसमें सेल ग्रोथ हर जगह आपको दिखाई देगा। सेल ग्रोथ कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा होने वाला प्रोसेस है। जबकि डीएनए रिप्लिकेशन उस पूरे सेल डिवीजन में एक पर्टिकुलर स्टेप में होता है, यानी सेल के अंदर जो डीएनए की मात्रा डबल होती है अपने डॉटर में बंटने के लिए, उसमें डीएनए डुप्लीकेशन का जो स्टेप होता है वो हमेशा नहीं होता, एक पर्टिकुलर फेज में होता है, जबकि सेल ग्रोथ हमेशा होता है। तो इस पॉइंट को आप मेंशन कर लेंगे कि सेल ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सेल जो ग्रोथ है इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। सेल ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, whereas DNA replication occurs in a particular stage of cell cycle, ठीक है ना। यानी सेल ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब ये सेल साइकिल के हर स्टेज में देखा जाएगा। इसका मतलब हो गया दैट इज सीन इन ऑल stages of cell cycle, all stages of cell cycle, यानी सेल साइकिल के सभी स्टेजेस में देखा जाएगा सेल ग्रोथ।
लेकिन जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये एक पर्टिकुलर स्टेज में देखा जाएगा सेल साइकिल के, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं होता है। तो आप यहां पर ध्यान देखिए कि सेल साइकिल में इवेंचुअली सेल डिवीजन होता है, ठीक है ना। सेल साइकिल अगर चल रही है तो उसमें कभी ना कभी सेल तो डिवाइड होगी। तो वो जो सेल डिवाइड होगी, ये जो सेल डिवीजन होगा सेल साइकिल चलने के फलस्वरूप, तो सेल साइकिल में तमाम स्टेजेस आएंगे। तो उन सभी स्टेजेस में आप देखेंगे सेल ग्रोथ तो होगा ही, लेकिन उसमें से एक पर्टिकुलर स्टेज में डीएनए रेप्लिकेशन होगा। सभी स्टेजेस में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता, सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो इस पॉइंट को एनसीईआरटी बुक ने स्पेसिफाई किया हुआ है। अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होता है कि जो डीएनए, जो कि आपको मालूम है सेल जब पढ़ाए थे तो डीएनए मॉलिक्यूल क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करना, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए मॉलिक्यूल होता है, वन क्रोमोसोम रिप्रेजेंट्स वन डीएनए मॉलिक्यूल। तो अगर कोई सेल है, ठीक है ना, तो इसमें मान लो अगर एक क्रोमोसोम है, इसके न्यूक्लियस में, आपको मालूम है क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो मान लीजिए ये सेल है और ये मान लो न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इसके अंदर मान लो ये दो क्रोमोसोम है, ठीक है, दो क्रोमोसोम है। तो अब इसको डॉटर सेल बनाना है, तो डॉटर सेल बनाने के पहले, यानी अब इसको मैं लिख देता हूं क्रोमोसोम। अब यहाँ फॉर एग्जांपल कितने क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं? दो क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं। दो क्रोमोसोम का मतलब दो डीएनए मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं, ठीक, दो डीएनए मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो आपको क्रोमोसोम दिख रहा है, ये डॉटर सेल में भी जाएगा। तो पेरेंट सेल है, ये जो पेरेंट सेल है, इसमें यदि आपको दो क्रोमोसोम दिख रहे हैं तो डॉटर सेल में भी दो क्रोमोसोम दिखना चाहिए हर डॉटर सेल में। तो इसमें जब डिवीजन होगा तो जो डॉटर सेल बनेगी, इनमें अपना अलग अलग न्यूक्लियस बनेगा, यानी एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बनेंगे? दो न्यूक्लियस बनेंगे, क्योंकि दो डॉटर सेल बनेंगे, ठीक। और इन दोनों न्यूक्लियस में, यानी ये दोनों डॉटर न्यूक्लियाई में ये दोनों क्रोमोसोम आएंगे। तो आप कहेंगे भैया पेरेंट के पास तो दो ही क्रोमोसोम है और दोनों डॉटर के पास भी दो क्रोमोसोम आ गए, तो टोटल कितने क्रोमोसोम हो गए? चार। दो इसके पास, दो इसके पास, चार। इसके पास कितने क्रोमोसोम है? दो ही। तो इसके पास दो और यहाँ क्या है? चार। तो ये कैसे संभव हुआ? इसलिए संभव हुआ कि यहाँ जो डीएनए है यानी क्रोमोसोम है, उसका डुप्लीकेशन हुआ है। तो यहाँ पर जो वेरियस स्टेप्स होते हैं या स्टेजेस होते हैं, ठीक है, तो वेरियस स्टेप्स या स्टेजेस होते हैं और उसी में क्या होता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो और इसी में डीएनए या क्रोमोसोम, पर्टिकुलर स्टेप में क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है, ठीक। तो पहले दो क्रोमोसोम होगा, फिर इस सेल में चार क्रोमोसोम आएगा, फिर दो बढ़ जाएगा, यानी पेरेंट सेल में अगर दो क्रोमोसोम था तो कुछ समय बाद उसमें चार क्रोमोसोम दिखेगा सेल साइकिल के एक पर्टिकुलर स्टेज में, और उसके बाद फिर डॉटर सेल में दो क्रोमोसोम चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है। और ध्यान रखेंगे कि एक सेल साइकिल में जो वेरियस स्टेजेस होते हैं वो अंडर जेनेटिक कंट्रोल होते हैं, मतलब उन पर नियंत्रण जीन्स का होता है, दे आर अंडर जेनेटिक कंट्रोल। तो इसको अभी आप मेंशन कर लेंगे कि दीज इवेंट्स आर themselves genetically controlled। तो various steps, stages, event जो चाहिए वो लिख लीजिए। तो इनका जेनेटिक कंट्रोल होता है, जेनेटिक जीन कंट्रोल होता है, यानी एक सेल में सेल डिवीजन कैसे होगा या सेल साइकिल कैसे चलेगी, इस पर नियंत्रण कौन करता है? इस पर नियंत्रण उस सेल के खुद डीएनए, खुद उसका डीएनए करता है, यानी और डीएनए पर ही जीन्स होते हैं, बता चुके हैं आपको, क्रोमोसोम पर ही जीन्स होते हैं। और डीएनए का एक छोटा भाई डीएनए मॉलिक्यूल, फिर एक बार सेल को देखो, जैसे मान लो ये क्रोमोसोम है, ठीक है, और क्रोमोसोम में ये डीएनए मॉलिक्यूल है, डीएनए मॉलिक्यूल का स्ट्रैंड है, हाईली कॉइल्ड डीएनए मॉलिक्यूल होता है। तो ये डीएनए मॉलिक्यूल बना दिया। तो मान लेते हैं इतना पोर्शन
जो है उसका कुछ खास पोर्शन जो है एक जीन हो गया, यहाँ से यहाँ तक जो है एक जीन हो गया, इसको मान लिया जीन 1, इसके नीचे ये दूसरा जीन हो गया, डीएनए का दूसरा हिस्सा, इसके नीचे डीएनए का एक तीसरा सेगमेंट हो गया, जीन 3। मतलब एक ही डीएनए मॉलिक्यूल के अलग अलग पोर्शन को अलग अलग जीन्स कंसीडर किया जाता है। तो मान लेते हैं एक क्रोमोसोम पर 50 जीन हो सकते हैं, और 50 जीन क्या है, एक ही डीएनए मॉलिक्यूल के अलग अलग सेगमेंट्स हैं। तो जीन क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो मान लो एक क्रोमोसोम पर एक ही डीएनए मॉलिक्यूल है, लेकिन उस पर जीन्स तो बहुत सारे होंगे ना, ठीक। तो वही चीज हम कह रहे हैं। तो ये डीएनए डबल होगा, एक डीएनए मॉलिक्यूल से, एक क्रोमोसोम से 2 क्रोमोसोम बनेंगे या 2 डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा, और उसके बाद कई स्टेजेस में माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ेगी, सेंट्रियोल डबल होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडी डिसअपीयर होगा। पूरा प्रोसेस अभी आपको समझ में आएगा सेल डिवीजन का। तो वो कौन कंट्रोल करता है कि अब ये होगा, अब इसके बाद ये होगा, अब इसके बाद ये होगा? वो ये जो डीएनए पर जो जीन्स हैं ये खुद इस चीज को कंट्रोल करते हैं। तो पूछ देगा कि भाई एक सेल जो कि डिवाइड होने जा रही है, जिसमें डिवीजन हो रहा है, यानी उसमें जो सेल साइकिल चल रही है, इसको रेगुलेट कौन करता है, इसको कंट्रोल कौन करता है? तो इसको कंट्रोल करता है जीन्स, जो कि उसके डीएनए पर पाए जाते हैं, उसके क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। डीएनए के सेगमेंट को ही क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। टेक्निकल ऐसी ही डिफिनेशन ये है। व्हाट इज जीन? जीन इज सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड दीज जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। जीन्स किस पर लोकेट करते हैं? क्रोमोसोम पर लोकेट, क्योंकि ये स्ट्रक्चर क्रोमोसोम है ना, इसके अंदर ना डीएनए है। तो जीन सेगमेंट ऑफ डीएनए, दीज आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। तो ध्यान रखिए, तो जीन्स जो है वो डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हो, दीज आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम पर लोकेट करते हैं, दीज आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। अब हम लोग फेजेस ऑफ सेल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। फेजेस ऑफ सेल साइकिल, ठीक है। अब यहां पर एक चीज समझिएगा कि सेल साइकिल जो है उसमें जो फेजेस है वो तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसमें 2 फेजेस होते हैं, एक तो इंटरफेज होता है, एक एम फेज होता है। बट उससे पहले भी कुछ चीजें हमें समझानी है। तो सेल साइकिल में 2 फेजेस होते हैं, 2 फेजेस होते हैं। पहला फेज होता है जिसको बोलते हैं इंटरफेज, ठीक है, और दूसरा फेज होता है जिसको एम फेज कहा जाता है। इसी को माइटोसिस भी कहा जाता है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक में मेंशन है। तो सेल साइकिल में 2 फेजेस होते हैं, इंटरफेज और एम फेज। बट इसके पहले एक चीज और जान लीजिए कि ड्यूरेशन क्या होता है सेल साइकिल का। सेल साइकिल कितने देर के तक चलती है? तो ये ध्यान रखेंगे, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनिज्म, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सेल टाइप। तो यहां पर आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, यानी ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, जब हम सेल साइकिल के ड्यूरेशन की बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे it varies from organism to organism, organism to organism। मतलब अगर ह्यूमन बीइंग है तो उसका सेल साइकिल का ड्यूरेशन अलग होगा। ईस्ट है, ईस्ट भी तो ऑर्गेनिज्म है, उसका सेल साइकिल का ड्यूरेशन अलग होगा। मंकी है तो उसके सेल साइकिल का ड्यूरेशन अलग होगा। मैंगो है, मैंगो ट्री है, उसकी सेल में अगर सेल साइकिल चल रही है तो उसका सेल साइकिल का ड्यूरेशन अलग होगा। तो सेल साइकिल का ड्यूरेशन जो है वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है, और इवन एक ऑर्गेनिज्म में सेल टाइप टू सेल टाइप वेरी करता है। मान लो लीवर सेल है, ब्रेन सेल है, या किडनी सेल है, इंटेस्टाइन की सेल है, तो उसमें भी ये सेल साइकिल का ड्यूरेशन वेरी करेगा। ये नहीं कि एक इंसान के अंदर सभी सेल का सेल साइकिल का ड्यूरेशन सेम होगा। तो सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो किन बातों पर डिपेंड करता है? इट वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड सेल टाइप टू सेल टाइप, सेल टाइप टू सेल टाइप। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है।
इन एन ऑर्गेनिज्म, यानी उस ऑर्गेनिज्म में यदि एक से ज्यादा तरह की सेल्स हैं तो उनका 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 जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन होगा वो अलग अलग होगा। समझ गए? अब जैसे ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म की बात करें तो आपको मालूम है ह्यूमन सेल है या ईस्ट सेल है, ये दोनों ही यूकैरियोटिक सेल है। तो मान लीजिए यूकैरियोटिक सेल में अगर आप किसी कल्चर मीडियम में मतलब ह्यूमन की बॉडी से एक सेल निकाल करके उसको आप किसी आर्टिफिशियल मीडियम में रख करके आप उसको डिवाइड करवा रहे हैं तो उसको कल्चर मीडियम बोलते हैं। तो अगर यूकैरियोटिक सेल को आपने कल्चर मीडियम में रख दिया, अब यूकैरियोटिक सेल में कौन सी सेल? ह्यूमन सेल को। तो कल्चर मीडियम में आप ह्यूमन सेल का जब सेल साइकिल का ड्यूरेशन देखेंगे तो वो करीब पड़ेगा 24 आवर्स का, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल इज 24 आवर्स। और ये किस सेल का? ह्यूमन सेल का। कहां? कल्चर मीडियम में। ठीक है। और अगर हम ईस्ट सेल की बात करें तो उसका सेल साइकिल का ड्यूरेशन जो होगा, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वो 90 मिनट्स का होगा। तो ये ध्यान आपको रखना है कि वो 90 मिनट्स का होगा और ये अप्रोक्सीमेट जो है वो ड्यूरेशन होता है, तो ये 90 मिनट्स का होगा। तो ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कितना होता है? तो वो आप बोलेंगे साहब ये डिपेंड करता है सेल टाइप पर कि वो किसकी सेल है या ऑर्गेनिज्म के टाइप पर। अगर ह्यूमन सेल है तो उसका सेल साइकिल का ड्यूरेशन अलग होगा, कोई दूसरा स्पीशीज का सेल है उसका सेल साइकिल का ड्यूरेशन अलग होगा। इवन ह्यूमन के बॉडी में भी डिफरेंट सेल टाइप्स होती हैं, उन सब का जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन होगा वो अलग अलग होगा। तो ये हमने आपको समझा दिया है। अब जो बात हम करते हैं कि फेजेस ऑफ सेल साइकिल दो तरह की होती है, इंटरफेज और एम फेज। तो क्या अंतर है इस इंटरफेज में और एम फेज में, उसको हम लोग अब समझते जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, जो एम फेज होता है ये वास्तव में सेल डिवीजन का फेज होता है। मतलब पूछा जाए कि भैया ये दो फेज है तो सेल किस फेज में डिवाइड करती है, तो वो एम फेज में डिवाइड करती है। तो कहीं फिर इंटरफेज काहे के लिए होता है? इंटरफेज में डिवीजन की तैयारियां चल रही होती है। भाई इसमें तो एक्चुअल डिवीजन हो गया, इसमें सेल को डिवाइड होते देख लेंगे आप इसमें, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि सेल तो डिवाइड ही नहीं हो रही है। तो आप कहेंगे जब डिवाइड ही नहीं हो रही तो इसको क्यों माना जा रहा है सेल साइकिल का पार्ट? क्योंकि सेल साइकिल में तो सेल डिवाइड होती है। तो भैया सेल डिवाइड होने से पहले सेल डिवीजन की जो तैयारियां चलती हैं उसको भी तो आप मानेंगे सेल डिवीजन का हिस्सा। डिवाइड होते दिख जरूर रही है एम फेज में, बट उस डिवीजन की सारी डिसीजंस तैयारियां वो इसी पर डिपेंड करती हैं। अगर ये गड़बड़ हो गया तो सेल कभी डिवाइड ही नहीं होगी। तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि देयर आर टू फेजेस ऑफ सेल डिवीजन, इंटरफेज एंड एम फेज। और एम फेज को आप यहां मेंशन कर लेंगे, एक्चुअल सेल डिवीजन होने वाला फेज है। ठीक है ना? तो इट इज फेज ऑफ एक्चुअल सेल डिवीजन। ठीक। और चूंकि सेल साइकिल एक साइकिल है तो, और ये इंटरफेज जो होता है ये दो एम फेज के बीच में आने वाला फेज होता है। ठीक है, बिटवीन टू एम फेज, इट लाइज बिटवीन टू एम फेजेस। ये ध्यान आप रखेंगे। ठीक है। और यहां पर ये भी ध्यान रखेंगे ये सेल डिवीजन, एक्चुअल सेल डिवीजन इसी में होता है तो इसको सेल डिवीजन प्रॉपर कहेंगे। ठीक है ना? तो एक्चुअल सेल डिवीजन या इसी को बोलते हैं सेल डिवीजन प्रॉपर, सेल डिवीजन प्रॉपर। तो 24 घंटे में, 24 घंटे मान लो अगर ह्यूमन सेल की बात करें तो अगर ये दोनों ही जो है ये 24 आवर्स का टाइम ले रहा है मिला करके सेल साइकिल का ड्यूरेशन, क्योंकि सेल साइकिल में ये भी है ये भी है, तो हम अगर कहते हैं ना कि इंटरफेज, अब देखिए ये इंटरफेज है। ठीक है। इंटरफेज के बाद आता है एम फेज और एम फेज के बाद फिर क्या आता है? इंटरफेज। तो इंटरफेज के बाद भी एम फेज है और इंटरफेज के पहले भी एम फेज है। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक तरफ
तरह से इंटरफेज जो होता है वो दो एम फेज के बीच में आता है। दो एम फेज के बीच में आने का मतलब इसको ऐसे समझ लें कि मान लो ये सेल है, ठीक, ये पहले इंटरफेज में गई, इंटरफेज में जाने के बाद इसमें कुछ ग्रोथ हुआ, डीएनए का डुप्लीकेशन हुआ, तैयारी हुई, और उसके बाद ये एम फेज में आ गई। एम फेज में आ गई तो एम फेज में आ गई तो दो सेल बन गई, बन गया कि डॉटर सेल बन गई। तो ये पेरेंट सेल थी और ये दोनों क्या हो गई, डॉटर सेल हो गई। अब ये डॉटर सेल फिर से, ये डॉटर सेल फिर से अब तैयारी करेगी ना डिवीजन की, तो फिर से तैयारी करेगी डिवीजन की, तो फिर से इंटरफेज में आएगी, और इंटरफेज में आने के बाद फिर से ये एम फेज में जाएगी, और एम फेज में जाने पर फिर से ये डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगी। तो एनसीईआरटी बुक यही तो लिख रहा है कि जो आई फेज है, मतलब ये जो इंटरफेज है, ये लाइज बिटवीन टू एम फेज, यानी इधर भी एम फेज है इसके और इधर भी एम फेज है, यानी दो एम फेज के बीच में कौन सा फेज है, इंटरफेज है। तो पेरेंट सेल पहले इंटरफेज स्टेज में रहता है और उस इंटरफेज स्टेज में रह करके अपनी ग्रोथ करता है, अपने कंटेंट को बढ़ाता है, डीएनए को बढ़ाता है, ठीक है, प्रोटीन को बढ़ाता है, ऑर्गेनेल्स को बढ़ाता है, और उसके बाद फिर वो एक्चुअल डिवीजन के लिए जाता है, इसको बोलते हैं सेल डिवीजन प्रॉपर। और फिर जो डॉटर सेल बन जाती है वो फिर अपने कंटेंट को बढ़ाएंगे, फिर वो इंटरफेज में चली जाएंगे अगर उनको फिर से डिवाइड होना है तो ऐसे लगातार ये साइकिल चलती रहती है। तो ध्यान रखेंगे कि दो एम फेज होता है उसके बीच में इंटरफेज आता है, ठीक है, या दो इंटरफेज के बीच में एम फेज भी आप कह सकते हैं। वो तो एनसीईआरटी बुक में लिखा है, तो मैं समझा दे रहा हूं कि दो एम फेज के बीच में इंटरफेज कैसे आया, वो मैं समझा रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया इंटरफेज और एम फेज के बारे में। यानी इंटरफेज में एक्चुअली कहा जाए तो प्रिपरेशन ऑफ एम फेज होता है, एम फेज की तैयारी होती है, प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन। एम फेज में तो इट इज फेज ऑफ एक्चुअल सेल डिवीजन, यहां सेल डिवाइड होकर देख रहे हैं, इसी को सेल डिवीजन प्रॉपर कहा जाता है, ठीक। लेकिन जो इंटरफेज होता है यहां पर प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन होता है, यानी सेल डिवीजन के लिए तैयारियां की जाती हैं इसमें, ठीक है। और आपको याद रखिए परीक्षा तो एक ही दिन होती है, लेकिन परीक्षा की तैयारी आप पूरे साल भर करते हैं, तो आपको प्रिपरेशन में ज्यादा टाइम लगता है कि एग्जाम देने में ज्यादा टाइम लगता है? एग्जाम देने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, एग्जाम का तैयारी करने में ज्यादा टाइम लगता है। तो इसीलिए जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन है, ये सेल साइकिल के दो फेजेस हो गए, इंटरफेज एंड फेज। तो सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है उसमें ज्यादा वक्त इंटरफेज में लगता है, तैयारी में लगता है, और सेल डिवीजन में तो बहुत शॉर्ट टाइम लगता है, बहुत कम टाइम लगता है। तो ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि एनसीईआरटी बुक ये मेंशन करता है, ठीक है ना, और ये केवल 1 घंटे का समय होता है। मतलब अगर 24 घंटे टोटल लगते हैं ह्यूमन सेल के सेल साइकिल में, तो उसमें से एम फेज ओनली 1 आवर का होता है, यानी बाकी इंटरफेज जो होता है उसमें सेल 23 आवर्स रहती है। यानी अगर 24 घंटे को हम बांट दें कि उसमें से कितना समय सेल ह्यूमन सेल कल्चर मीडियम में ह्यूमन सेल इंटरफेज स्टेज में रखती है, तो बोलेंगे एक सेल जो कि 24 घंटे ले रही है डिवाइड होने में, उसमें से 23 घंटे वो सिर्फ उसकी तैयारी में लगा रही है, यानी इंटरफेज स्टेज में है वो, और सिर्फ आखिरी के जो लास्ट घंटा है उसमें वो डिवाइड हो जाती है। तो एम फेज सिर्फ 1 घंटा लेता है और इंटरफेज 23 घंटा लेता है, तो तैयारी में ज्यादा समय लगेगा, ये बात समझ में आ गया। तो सेल साइकिल के ड्यूरेशन में जो सेल साइकिल के ड्यूरेशन जो 24 घंटे का होता है ह्यूमन सेल का, तो उसमें 23 घंटा तक ह्यूमन सेल इंटरफेज स्टेज में रहती है और सिर्फ 1 घंटा वो एम फेज में बिताती है, और उसी दौरान वो डिवाइड हो जाती है। ये यानी कि एक सेल को एक्चुअल डिवाइड होने में सिर्फ 1 घंटा लगता है, लेकिन उसकी तैयारी में उसको 23 घंटे लगते हैं। तो वही एनसीईआरटी बुक कहती है कि लगभग 95% टाइम सेल प्रिपरेशन में लगा देती है कि हमको डिवाइड करना है, कैसे करना है, तमाम चीजें इसमें आती हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 95% टाइम आप कह सकते हैं 95% टाइम जो है वो किस में बीतता है सेल का, इंटरफेज स्टेज में बीतता है।
अब थोड़ा सा डिटेल में हम लोग आते हैं इंटरफेस के और एम फेज के, ठीक है। अब देखिए जो सेल साइकिल है इसमें हमने बताया कि दो फेजेस होते हैं, इंटरफेज और एम फेज, ठीक। जो एम फेज होता है इसी में एक्चुअली सेल डिवाइड करती है और ये बहुत ही कम टाइम का होता है, ज्यादा टाइम जो सेल साइकिल का बीतता है वो इंटरफेज में बीतता है, ठीक। तो ये लार्जेस्ट ड्यूरेशन लेता है और ये शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन लेता है। शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, लार्ज ड्यूरेशन का होता है, ठीक। और जो एम फेज होता है मतलब जब सेल एक्चुअली डिवाइड करती है तो इसमें भी दो चीजें आप ऑब्जर्व करते हैं। पहले सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होता है यानी क्रोमोसोम का बंटवारा होता है अलग अलग न्यूक्लियस में, तो आप इसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। तो पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, ठीक। और दूसरा फिर होता है साइटोप्लाज्म का बंटवारा होता है, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब टेक्निकली कैरियोकाइनेसिस मींस न्यूक्लियर डिवीजन, और न्यूक्लियर डिवीजन जो होता है वो क्रोमोसोम को बांटने के लिए होता है। भाई क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के अंदर ही पाए जाते हैं ना, तो जब न्यूक्लियस बटेगा तो क्रोमोसोम भी बटेगा। तो उस पर एनसीईआरटी बुक लिखता है कि कैरियोकाइनेसिस जो है इसका मतलब हो गया कि सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स। तो एनसीईआरटी बुक में इसको लिखा है सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स, सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स। तो डॉटर क्रोमोसोम का सेपरेट होना, अलग अलग डॉटर सेल में चला जाना, तो तभी होगा जब न्यूक्लियस अलग अलग बनेंगे। तो टेक्निकली कैरियोकाइनेसिस का मतलब ये नहीं होता कि सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम, कैरियोकाइनेसिस की वजह से सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम हो जाता है। तो बहुत लोग ये समझते हैं कि व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस, तो आप बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस मींस सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम। नहीं, कैरियो मींस न्यूक्लियस, काइनेसिस मींस कटना, न्यूक्लियस का कटना, डिवाइड होना। तो कैरियोकाइनेसिस का एक्चुअल मतलब जो होता है, एक्चुअल मीनिंग जो होता है वो न्यूक्लियर डिवीजन है, न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक, यानी न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक। और इस न्यूक्लियर डिवीजन के वजह से क्या होता है, इसका रिजल्ट जो होता है जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा तब जाकर के सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम होगा। तो ये मतलब हुआ, ठीक। तो आपको मैं समझा दिया कि एम फेज में पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उस वजह से उसके अंदर क्रोमोसोम भी सेपरेट हो जाएंगे और फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो आप देखिए कि पहले मान लो एक न्यूक्लियस था, ठीक, ध्यान से देखना, पहले एक न्यूक्लियस था, इसके अंदर कितने क्रोमोसोम थे? 2 क्रोमोसोम थे, ठीक है। अब ये इंटरफेज स्टेज में सेल गई, इंटरफेज स्टेज में, तो इंटरफेज स्टेज में सेल गई तो सेल का साइज बढ़ गया क्योंकि इसके अंदर कंटेंट बढ़ गए। मान लो पहले एक माइटोकॉन्ड्रिया था, एक प्लास्टिड था, ऐसे मान लो। तो अब जब इंटरफेज स्टेज में सेल जाएगी तो अब इसके अंदर 2 के बजाय 4 क्रोमोसोम आ जाएंगे क्योंकि डीएनए का डुप्लीकेशन होगा, तो 2 क्रोमोसोम के बजाय 4 क्रोमोसोम आ जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया 1 के बजाय मान लो 2 हो गया, प्लास्टिड भी 1 के बजाय 2 हो गया, ठीक। तो आप देख रहे हैं इंटरफेज स्टेज में डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, सेल के कंटेंट ग्रो करते हैं। तो इंटरफेज स्टेज में ही आप देखते हैं डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, ठीक, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है, जो भी आप लिखना चाहें, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है, ठीक, क्योंकि जब डीएनए डबल होगा तो क्रोमोसोम भी तो डबल हो गया। हाँ, लेकिन जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम होगा वो आपस में भी चिपके ही रहेंगे, इसलिए उनको गिनेंगे एक ही, वो आगे भी समझाएंगे। फिलहाल तो डीएनए डुप्लीकेशन होता है, क्रोमोसोम डुप्लीकेशन होता है इंटरफेज स्टेज में, और अदर सेल कंपोनेंट्स भी इंक्रीज करते हैं, ठीक है, अदर सेल कंपोनेंट भी इंक्रीज करते हैं इंटरफेज स्टेज में। और इस इंटरफेज स्टेज से होते हुए जब सेल अब माइटोसिस में इंटर करती है, एम फेज में इंटर करती है, एम फेज मतलब माइटोसिस, ये ध्यान रखें, एम फेज का यहां मतलब क्या है? माइटोसिस। तो इसमें फिर
अब ये डिवाइड हो जाएगी। तो पहले क्या होगा, इस सेल में न्यूक्लियस का बंटवारा होगा। किसका बंटवारा होगा? न्यूक्लियस का बंटवारा होगा। ये दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस, और इनमें दो क्रोमोसोम आ जाएंगे। तो यही लिखा है कैरियोकाइनेसिस, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनना। और इसी वजह से जो चार क्रोमोसोम थे पहले साथ साथ थे, अब वो सेपरेट हो जाएगा, तो डॉटर क्रोमोसोम का सेपरेशन हो जाना, ये चीज ठीक। और उसके बाद साइटोकाइनेसिस जो कंपोनेंट है, अब एक माइटोकॉन्ड्रिया इधर आ गया, इधर आ गया, प्लास्टिड इधर आ गया, इधर आ गया, अब इनके बीच में बंटवारा हो जाएगा, इनके बीच में साइटोप्लाज्म का बंटवारा हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस। देखा, दीवार खिंच गई, तो एक डॉटर सेल ये, एक डॉटर सेल ये, तो ये सेल अलग हो जाएगी। तो दो सेल बन गई, तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, उसके वजह से सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम हुआ, अब फिर साइटोप्लाज्म का बंटवारा हो गया, साइटोकाइनेसिस। तो एम फेज में होता क्या है, पहले कैरियोकाइनेसिस होता है फर्स्ट, और फिर उसके बाद क्या होता है, सेकंड स्टेप क्या है, साइटोकाइनेसिस का। तो कैरियोकाइनेसिस हुआ, फिर साइटोकाइनेसिस हुआ, ये क्लियर हो गया। और इंटरफेज स्टेज जैसा कि बताया, जिसमें डीएनए डुप्लीकेशन या क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है और अदर सेल कंपोनेंट इंक्रीज करते हैं, ठीक, और ये ज्यादा समय लेता है, ये कम समय लेता है। और इंटरफेज स्टेज में भी तीन सब फेजेस होते हैं, G1 फेज या G1 स्टेज, फिर S स्टेज, फिर G2 स्टेज, ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो G1 फेज, S फेज और G2 फेज। तो G1 फेज हो गया, S फेज हो गया और G2 फेज हो गया। तो G1 फेज, S फेज और G2 फेज, ये तीन फेजेस होते हैं इंटरफेज में, सब फेजेस होते हैं, ठीक। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो इंटरफेज होता है उसके जो थ्री सब फेजेस होते हैं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, इनमें क्या होता है। तो ये जो इंटरफेज है, इसमें जो तीन सब फेजेस होते हैं, G1 फेज, ठीक, S फेज और G2 फेज। एक बात तो ध्यान रखिएगा कि इंटरफेज को कई बार, क्योंकि इसमें कुछ होते हुए बाहर से तो दिखता नहीं है। देखिए एम फेज में तो सेल डिवाइड होते दिख रही है, न्यूक्लियस 1 से 2 होता दिख रहा है, क्रोमोसोम बढ़ते हुए दिख रहा है, बीच में वॉल बनते दिख रही है। तो एम फेज जो है वो एम फेज में घटनाएं घटती दिखती हैं। लेकिन जो इंटरफेज है, इसमें सेल को आप अगर ऑब्जर्व करें तो उसमें कोई परिवर्तन होते नहीं दिखता, जबकि अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। तो इसलिए कई बार इसको रेस्टिंग फेज भी कह दिया जाता है इनकरेक्टली, जो कि सही नहीं है। अब कोई चीज आपको नहीं ऑब्जर्व हो रहा है दिखते हुए, तो आप उसको रेस्टिंग फेज बोल दीजिए, लेकिन अंदर वो तैयारियां चल रही हैं, प्रोटीन बन रहा, डीएनए डुप्लीकेशन हो रहा, वो सब चीजें आपको आसानी से ऑब्जर्व नहीं होती हैं, तो आप बोल देते हैं अरे इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इसलिए इसको रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे, इट इज कॉल्ड रेस्टिंग फेज, ठीक है। Although it is called resting phase, it is most active phase of cell cycle. सेल साइकिल का बहुत ज्यादा एक्टिव फेज होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज होता है। एक्टिव कहने का मतलब मेटाबॉलिकली एक्टिव, बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहे होते हैं उसमें, मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज होता है, ठीक है। हाँ, इसमें डीएनए याद रखिएगा कि इसमें मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज होता है और इसमें ग्रोथ हो रहा होता है सेल का, ठीक है। इसीलिए कई बार इसको ग्रोथ 1 फेज, ग्रोथ 2 फेज भी कहा जाता है। एस फेज को सिंथेटिक फेज भी कहा जाता है, सिंथेटिक फेज या सिंथेसिस फेज भी कहा जाता है, ठीक है। सिंथेसिस भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि इसमें डीएनए की सिंथेसिस होती है इसलिए। और जीवन को गैप 1 फेज या ग्रोथ 1 फेज भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में तो है, इसको गैप 1 फेज लिखा है, G2 को गैप 2 फेज लिखा है, ठीक है। बट इसको ग्रोथ 1 फेज और ग्रोथ 2 फेज भी कहा जाता है, ठीक है। ग्रोथ 1 फेज, ग्रोथ 2 फेज और ये सिंथेसिस फेज। और यहाँ ध्यान रखेंगे कि इंटरफेज को रेस्टिंग फेज हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कुछ घटना घटते हुए हम लोगों को आसानी से नहीं दिखता है, तो हमको लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा इस फेज में,
जबकि ये मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज होता है सेल साइकिल का। इसके अंदर तमाम प्रोटीन्स बन रही होती हैं, डीएनए सिंथेसिस हो रहा होता है, सेंट्रियोल डिवाइड हो रहा होता है, तमाम एंजाइम्स बन रहे होते हैं, एटीपी बन रही होती है, क्योंकि आगे मालूम है कि एम फेज आने वाला है तो उसमें सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होगा, क्रोमोसोम का बंटवारा होगा, सेल वॉल बनेगी, मतलब 2 सेल अलग होंगी, तो उसमें सारे चीज लगेंगे जो इसमें बने हैं। तो तैयारी आप साल भर जो एग्जाम दिए ही नहीं, रिजल्ट आया नहीं, और तो आप बाहर वाला जो आपके घर का है उसको थोड़ी पता चल रहा आप घर के अंदर क्या कर रहे हैं। वो तो एग्जाम के दिन आपको निकलते देखेगा और वापस घर आते देखेगा और हाथ में आपने पेंसिल कलम लिया हुआ है, पैड लिया हुआ है, ठीक है ना, तो लगेगा हाँ आज आप बहुत ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। लेकिन आप पूरे साल भर आपको देखा नहीं तो क्या कहेगा, ये तो सो रहा होगा घर में, रेस्ट कर रहा होगा। तो बस वही चीज़ है कि इंटरफेज जो है, ऑल्दो इट इज कॉल्ड रेस्टिंग फेज, बट इट इज मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ सेल साइकिल। इट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज। मेटाबॉलिक रिएक्शन खूब सारे चल रहे होते हैं, ठीक है। इसमें डीएनए रेप्लिकेशन चल रहा है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन चल रहा है, प्रोटीन बन रहे हैं, एंजाइम बन रहे हैं, एनर्जी बन रहे हैं, स्पिंडल वो माइक्रोट्यूब्यूल्स बन रहे हैं। अब देखिए जो जीवन फेज होता है इंटरफेज का, वो सबसे ज्यादा टाइम लेता है क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है सेल के अंदर, ठीक है। और इसी फेज में सेल डिसाइड करती है कि उसको डिवीजन के लिए जाना है कि नहीं। डिसीजन भी बहुत जरूरी है। अगर सेल को डिवाइड नहीं होना है तो वो जीवन फेज में ही रुकी रहेगी या जीवन फेज से अलग हो जाएगी, उसको G0 फेज बोलेंगे, क्विसेंट फेज बोलेंगे, आगे अभी बताएंगे। मतलब सेल को डिवाइड होना है कि नहीं डिवाइड होना है, वो इंटरफेज के जीवन फेज में वो डिसीजन लेती है, ठीक है। और ये डिसीजन लेने के बाद ही वो जीवन फेज से एस फेज में आती है, जिसमें कि डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, इसके साथ में सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होता है। उसके बाद एस फेज से वो G2 फेज में आती है। G2 फेज में कुछ और प्रोटीन्स, कुछ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम्स और एनर्जी एटीपी बनती है, जिससे कि वो एम फेज में फिर इंटर कर जाती है और सेल डिवाइड हो जाती है। तो एक सेल साइकिल का जो प्लान है वो इस तरह का है। जैसे मान लीजिए एक सेल साइकिल को हम यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये मान लीजिए जीवन फेज है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है जीवन फेज में, फिर ये एस फेज है, ठीक है, फिर ये G2 फेज है और फिर ये एम फेज है। तो आप देखिए बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन है जीवन फेज का। तो ये मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट हुआ सेल साइकिल, इस पॉइंट पर सेल साइकिल स्टार्ट हुआ, ठीक है, और फिर इसी पॉइंट पर जाके खत्म हो जाता है, तो फिर अगली साइकिल शुरू हो जाती है। तो ये हो गया G1 फेज, इसके बाद यहाँ से यहाँ ड्यूरेशन ही हो गया S फेज, इसके बाद फिर ये होता है G2 फेज और इसको बोलते हैं M फेज, ठीक है, M फेज। तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा ड्यूरेशन जो होता है, अगर ड्यूरेशन की बात करें, एनसीईआरटी बुक में नहीं लिखा है, चित्र में शायद आपको समझ में आ जाए। ड्यूरेशन जो होगा अगर की बात करें तो G1 फेज का सबसे लंबा ड्यूरेशन होता है, उसके बाद S फेज का आता है, फिर G2 का आता है और फिर तब M फेज, बहुत ही कम समय लेता है। और ये G1, S और G2 इसी को बोलते हैं इंटरफेज, ठीक, ये इंटरफेज है, ठीक, इंटरफेज। तो ये सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल है। अब सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल में सवाल कैसे पूछ सकता है कि S फेज G1 फेज के बाद आता है कि पहले आता है? G1 के बाद आता है, G2 फेज S के बाद आता है और G2 के बाद M आता है। तो जो अगर सीक्वेंस होगा तो G1 के बाद S फेज आएगा, S के बाद G2 आएगा और G2 के बाद क्या आएगा? M आएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। या कहीं से भी उठा लो, S फेज से शुरू कर दो, तो S फेज के बाद क्या आएगा? G2 आएगा, G2 के बाद क्या आएगा? M आएगा, M के बाद क्या आ जाएगा? G1 आएगा। सीक्वेंस साइकिल है ना, तो पहले 12 बजा दो कि 1 बजा दो कि 3 बजा दो, तो जहां से भी पकड़ो वहां से आगे ही बढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल। तो ये हो गया सेल साइकिल में जो तमाम स्टेजेस होते हैं, जिसमें इंटरफेज स्टेज जो होता है वो G1, S और G2 और ये M फेज हो गया, यानी माइटोसिस हो गया। अब देखो G1 फेज जो होता है इसमें क्या होता है? इस G1 फेज में ध्यान रखना, सेल डिसाइड करती है वेदर टू डिवाइड और नॉट, ठीक है। तो सेल टेक डिसीजन, ठीक है, सेल टेक डिसीजन वेदर टू डिवाइड, ठीक है, वेदर टू डिवाइड और नॉट। मतलब सेल डिवाइड करेगी कि नहीं डिवाइड करेगी, उसका डिसीजन किस फेज में लेती है? G1 फेज में लेती है, ठीक। और इसके बाद इसमें मैक्सिमम ग्रोथ होता है G1 फेज में। एक सेल में सबसे ज्यादा वृद्धि किस फेज में होती है? पूरा इंटरफेज में ग्रो करेगी, लेकिन G1 फेज में मैक्सिमम ग्रोथ होता है, ठीक। इसके बाद S फेज में क्या होता है? S फेज में
का डुप्लीकेशन होता है, डीएनए डुप्लीकेशन या क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन। भैया डीएनए डबल होगा तो क्रोमोसोम भी डबल होगा। मतलब ऐसे समझो कि ये सेल है, ठीक, ये सेल है, इसका ये न्यूक्लियस है, ठीक, तो इसमें क्रोमोसोम है, मान लो ये क्रोमोसोम है, तो ये डबल हो जाएगा क्रोमोसोम। लेकिन डबल होने के बाद अभी भी सेपरेट नहीं होगा, ये दोनों डॉटर क्रोमोसोम एक दूसरे से चिपके रहेंगे, यहां चिपके रहेंगे, तो गिनती एक ही होगी। पहले भी एक ही क्रोमोसोम था, अभी भी एक ही क्रोमोसोम है। जब ये सेपरेट हो जाएंगे तब इनकी गिनती दो होगी। तो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम हुआ लेकिन सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम नहीं हुआ। तो ये इनको डॉटर क्रोमोसोम कहिए या इन्हीं को क्रोमैटिड कहा जाता है, क्रोमैटिड कहा जाता है। डॉटर क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? क्रोमैटिड। तो जब डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, मान लो इसी क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड। अब यहाँ डीएनए के दो मॉलिक्यूल बन गए, एक मॉलिक्यूल इसके अंदर, एक मॉलिक्यूल इसके अंदर बन गया, ठीक। तो भाई देखो डीएनए का ये एक मॉलिक्यूल था, ठीक, डीएनए के एक मॉलिक्यूल में दो स्ट्रैंड होते हैं, तो दोनों स्ट्रैंड ये खुल गए, इनके ऊपर एक नया स्ट्रैंड इस पर बन गया और एक नया स्ट्रैंड इस पर बन गया, लेकिन दोनों स्ट्रैंड अभी चिपके हुए हैं, एक दूसरे से अलग नहीं हुए। तो यही चीज तो हमने यहाँ बनाया है। तो आप देख रहे हैं एक क्रोमोसोम है जिसके अंदर एक डीएनए मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पर दो क्रोमोसोम बन तो गए लेकिन वो दोनों सेपरेट नहीं हुए हैं अभी। जब ये सेपरेट हो जाएंगे तब इनको बोलेंगे न्यूली फॉर्म्ड क्रोमोसोम। तब तक इनको क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा इनको? सिस्टर क्रोमैटिड। जब तक ये सेपरेट नहीं होंगे, सेपरेट हो जाएंगे तो इनको बोलेंगे न्यू क्रोमोसोम, ठीक है। तो एक क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम हुआ लेकिन गिनती एक ही रहेगी जब तक वो जुड़े रहेंगे, एक यूनिट के रूप में साथ साथ रहेंगे, ठीक है, कहीं भी जाएंगे इधर उधर। तो ये होता है डीएनए डुप्लीकेशन या क्रोमोसोम डुप्लीकेशन, क्रोमोसोम डुप्लीकेशन, ठीक है। तो डीएनए डुप्लीकेशन या क्रोमोसोम डुप्लीकेशन कहां होता है? तो ये होता है न्यूक्लियस के अंदर। किस फेज में होता है? एस फेज में होता है। न्यूक्लियस के अंदर देखो क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होगा। अच्छा, बाहर हमने सेल जब पढ़ाया था तो सेंट्रियोल बताया था, सेंट्रोसोम बताया था ना, एक सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल्स होते हैं। तो इसका भी डुप्लीकेशन होता है। इसकी एक है, अब ये दो हो जाएगा, मतलब एक और बन जाएगा। तो डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल भी आप दिखा देंगे, यानी दो दो सेंट्रियोल आ जाएंगे। तो एस फेज में एक तो डीएनए डुप्लीकेशन होता है और दूसरा एस फेज में क्या होता है? डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन, सेंट्रियोल डबल हो जाते हैं, ठीक है। तो एस फेज में दो घटनाएं आपको ध्यान रखनी है। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन, एक के बजाय दो सेंट्रियोल, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन, एक के बजाय दो क्रोमोसोम, लेकिन दोनों क्रोमोसोम अभी चिपके हुए हैं, इसलिए इनको क्रोमैटिड कहा जाएगा, सिस्टर क्रोमैटिड कहा जाएगा, ठीक है, जब तक ये सेपरेट नहीं होगा। ये सेपरेशन एम फेज में होता है। किसमें होता है? एम फेज में, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर G2 फेज में आप फिर से ध्यान रखेंगे कि ये एस फेज के बाद आता है, ठीक है। और इसमें माइटोसिस जो एम फेज है, इसमें हिस्सा लेने वाली जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है, सब ये सब बनता है, माइक्रोट्यूब्यूल बनाने वाली प्रोटीन्स बनती हैं। तो इसमें भी ग्रोथ टेक्स प्लेस, ठीक है, ग्रोथ टेक्स प्लेस, ठीक है। इसमें प्रोटीन्स बनती हैं, प्रोटीन्स टेकिंग पार्ट इन माइटोसिस, वो सारी बनती है, ठीक है। इसमें एनर्जी बनती है, एटीपी बनता है, जो कि बहुत सारा एटीपी बनेगा, इसमें बन करके स्टोर होगा क्योंकि आगे अभी लगने वाला है, ठीक है ना। इस तरीके से G2 फेज में भी ग्रोथ होता है, तमाम प्रोटीन इसमें भी बनती है, इसमें एटीपी बहुत ज्यादा बनता है, इसमें वो सारी प्रोटीन्स बनती है जो कि माइटोटिक डिवीजन में हिस्सा लेती है डायरेक्टली, जैसे स्पिंडल एपरेटस बनता है, उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाने वाली ट्यूबुलिन प्रोटीन, ये सब का निर्माण भी यहीं पर होगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि G2 फेज में भी ग्रोथ हो रहा है, G1 फेज में भी ग्रोथ हो रहा है और एस फेज में भी ग्रोथ हो रहा है। भैया डीएनए बढ़ रहा है, सेंट्रियोल बढ़ रहा है, तो ग्रोथ तो हुआ ही हुआ। तो G1 फेज, एस फेज, G2 फेज, ये ग्रोथ के फेज होते हैं, ठीक है, मतलब सभी में ग्रोथ होता है। बस डीएनए रिप्लिकेशन, हमने बोला था ना कि जो ग्रोथ होता है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन जो डीएनए रिप्लिकेशन एक पर्टिकुलर स्टेप में होता है, तो पर्टिकुलर स्टेप में हुआ। डीएनए इसमें नहीं रिप्लिकेट किया, इसमें नहीं रिप्लिकेट
एक्स में नहीं रिप्लिकेट किया, डीएनए सिर्फ एस फेज में रिप्लिकेट किया, लेकिन ग्रोथ इस फेज में भी हुआ, इसमें भी हुआ और इसमें भी हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमने आपको सेल साइकिल में खासकर जो इंटरफेज वाला पार्ट है उसमें G1 फेज, S फेज और D2 फेज में क्या होता है वो हमने आपको समझा दिया है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और भी आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारी सेल्स होती हैं जो आपके बॉडी में डिवाइड नहीं करती हैं, ठीक है। तो जिन सेल को डिवाइड नहीं करना होता है वो अपने आप को G1 फेज में रोक करके, अपने आप को G1 फेज में रोक करके एक दूसरे फेज में इंटर कर जाती है, G0 फेज में इंटर कर जाती है। इसी को क्विसेंट फेज कहा जाता है, इसी को क्विसेंट फेज कहा जाता है, ठीक है, इसी को क्विसेंट फेज कहा जाता है। और इस क्विसेंट फेज में सेल इनएक्टिव नहीं रहता, मतलब डिवीजन के लिहाज से इनएक्टिव, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगी। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये इनएक्टिव स्टेज इसको कहा जाता है, लेकिन ये इनएक्टिव डिवीजन के लिहाज से इनएक्टिव, मतलब इसमें डिवीजन की कोई तैयारी नहीं होगी। बाकी जिंदा रहने के लिए वो सेल तो सारा केमिकल रिएक्शन अपने अंदर, मेटाबॉलिक रिएक्शन तो करेगी। तो क्विसेंट फेज जो होता है ये इनएक्टिव फेज है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन, विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन। यहाँ ये मत समझिएगा कि ये इनएक्टिव है मतलब इसके अंदर कुछ हो ही नहीं रहा, तो फिर जिंदा कैसे रहेगी वो सेल? अपने को जीवित रखने के लिए तो उसको एक्टिव रहना पड़ेगा ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब किसी, कई बार बहुत सारी सेल हमारी बॉडी की होती है, जैसे हार्ट सेल है, हृदय की कोशिकाएं, हार्ट सेल, तो हार्ट सेल वो G0 फेज में रहती है परमानेंटली, कभी डिवाइड नहीं करती, ठीक। तो और कई बार कुछ सेल ऐसी होती है जो ओकेजनली डिवाइड करती है, ज्यादातर समय वो डिवाइड नहीं करती है, लेकिन वो डिवाइड तब करती है जब उनके बगल की कोई सेल डैमेज हो जाती है या मर जाती है, उसमें इंजरी हो जाती है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए वो डिवाइड करती है, बस एक बार, दो बार, चार बार, लेकिन पूरे जीवन भर वो डिवाइड नहीं करती। तो वो भी अपने आप को किस स्टेज में रखती हैं? G0 फेज में। तो बहुत सारी सेल है जिनको लगातार डिवाइड होना रहता है, तो वो G1 फेज में आएंगी, S फेज में जाएंगी, G2 में जाएंगी, फिर M में जाएंगे, फिर G1 में आएंगी, फिर S में जाएंगी, फिर G2 में जाएंगी, फिर M में जाएंगी, फिर G1 में आएंगे। लेकिन अब उनको डिसाइड करना कि नहीं अब हो गया बहुत डिवीजन, अब हमको जो है ना अब डिवाइड नहीं करना है, अब हमको जो है डिवीजन के लिहाज से इनएक्टिव रहना है, बस अपने आप को जिंदा रखना है। तो वो निकल आएंगे किस फेज में? G0 फेज में, ठीक। और G0 फेज में आ गई और वहां आने के बाद वो डिवाइड नहीं करेंगी, केवल अपने आप को जीवित रखेंगे। तो इसको लिखना है एनसीईआरटी बुक कि बहुत सारी सेल्स होती हैं, खासकर जो हार्ट सेल होती हैं, ठीक है, और सेल्स जो ओकेजनली डिवाइड करती हैं, सेल्स दैट ओकेजनली, ये ध्यान रखना है, ओकेजनली डिवाइड, इसको ध्यान रखेंगे आप कि सेल्स दैट, इसको मेंशन कर लेंगे, ओकेजनली डिवाइड टू रिप्लेस डेड और इंजर्ड सेल, इंजर्ड सेल, यानी वो सेल जो कभी कभी डिवाइड करती हैं डेड सेल को या इंजर्ड सेल को रिप्लेस करने के लिए, जो कि उनके बगल में है, जो कि उनके बगल में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब भी उनको डिवाइड करना होगा तो G0 फेज से वापस इंटर कर जाएंगे किस फेज में? G1 फेज में इंटर कर जाएंगे। तो सेल G1 से G0 फेज में भी आ सकती है, जरूरत पड़ने पर G0 से फिर वापस किस में जा सकती है? G1 फेज में भी वापस लौट सकती है, और फिर ये फेज को कंप्लीट करेगी, फिर वापस G0 फेज में आ जाएगी। तो सेल का G0 से G1 में आना और G1 से G0 फेज में जाना ये हो सकता है, लेकिन कुछ सेल परमानेंटली G0 फेज में ही रहती है, जैसे हार्ट सेल, ठीक है। और कुछ सेल जो होती हैं जब उनको रिपेयर करना होता है, जब डेड सेल को रिप्लेस करना होता है, भाई डेड सेल हो गई, अब वहां सेल ही नहीं है, तो वो बगल वाली सेल डिवाइड करके उस गैप को भर देगी, तो उसके लिए उसको सेल को डिवाइड करना पड़ेगा, तो G0 से कहाँ आना पड़ेगा? G1 फेज में। हार्ट सेल में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है कि G0 में चली गई तो G1 फेज में नहीं आएगी। तो ये हो गया कि G1 से G0 में क्यों सेल जाती है, जब उसको डिवाइड नहीं करना होता, और G0 से G1 फेज में कब आती है? जब उसको ओकेजनली डिवाइड करना होता है। तो ये आपको बहुत ही क्लियर कट ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो G0 फेज में जो सेल होती है वो इनएक्टिव होती है, लेकिन किसके लिहाज से इनएक्टिव होती है? सेल डिवीजन के लिहाज, विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन। लेकिन जो क्विसेंट फेज होता है ये मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज होता है, यानी ये मत समझिए कि सेल में कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं
नहीं चल रहा है, मेटाबॉलिक रिएक्शन तो चल ही रहा है। अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं चलेगा तो वो सेल जो है अपने आप को जिंदा कैसे रख पाएगी? तो जिंदा रखेगी सेल अपने को अगर वो G0 फेज में जाए, नहीं रखेगी जिंदा तो फिर उस सेल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो जब इनएक्टिव लिखता है कि G0 फेज इज इनएक्टिव, इसका मतलब है कि सेल डिवीजन के लिहाज से जो उसमें कोई भी रिएक्शन होने चाहिए वो नहीं होंगे। क्लियर? तो यहां पर हमने आपको ये समझा दिया है कि एक सेल जो है वो कब G0 फेज में जाती है और कब G0 फेज से वापस G1 फेज में लौटती है। जब उसको डिवाइड करना होगा तो फिर वो G0 से G1 में लौट आएगी, फिर ये साइकिल चलेगी, फिर वापस वो G0 फेज में चली जाएगी। कुछ सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड करती रहती हैं, वो G0 फेज में जाती ही नहीं। जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स हैं, बॉटनी में पढ़े होंगे प्लांट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक सेल, उसके वजह से प्लांट में लगातार ग्रोथ होती रहती है, तो वो लगातार डिवाइड होती रहती हैं, तो वो सेल हमेशा सेल साइकिल चलती रहती है उनकी, ठीक है। लेकिन जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो तो किस फेज में आ जाते हैं? G0 फेज में चले आते हैं। और कब जब कभी डिवीजन होना होता है तो वापस, यानी कि बात समझ लीजिए, हर सेल में हमेशा सेल साइकिल कोई जरूरी नहीं दिखे ही। ज्यादातर सेल्स चाहे एनिमल हो या प्लांट हो वो G0 फेज में रहती है। जब उनको डिवाइड करना होता है तो वो G1 फेज में आती है और फिर ये चलती रहती है साइकिल, और जब भी उनका डिवीजन से मन भर जाता है तो वापस G0 फेज में लौट आती है। तो ये चीज आपको क्लियर रखना है। तो हमने क्या गलत बोला कि G1 फेज में ही सेल डिसाइड करती है कि उसको डिवाइड करना है कि नहीं? इतना बढ़िया सवाल है, एनसीईआरटी बुक में नहीं लिखा है। तो डिसीजन बाय अ सेल whether to divide or not is taken in G1 phase. If the cell decides that it is not going for division, तो वो आपको ध्यान रखना है कि उसको तब वो उसमें आ जाएगी, G0 फेज में आ जाएगी, और डिवाइड करना रहेगा तो वापस वो S फेज में चली जाएगी। अब देखिए जो S फेज होता है, S फेज में जैसे हमने कहा कि डीएनए की मात्रा डबल हो जाती है, तो एक टर्म आता है प्लॉइडी, उसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कि ये प्लॉइडी क्या चीज होती है, ठीक है। तो ड्यूरिंग एस फेज, ठीक है, अमाउंट ऑफ डीएनए इज डबल्ड, अमाउंट ऑफ डीएनए इज डबल्ड, ठीक है। डीएनए की जो अमाउंट होती है वो डबल हो जाती है, ठीक है। लेकिन क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, डुप्लीकेशन हो गया, सेपरेशन नहीं हुआ, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम, ये ध्यान रखना है, सेम। इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है, इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए एक सेल है और ये एक सेल, तो सेल आफ्टर एस फेज, ठीक है, और सेल बिफोर एस फेज, बिफोर एस फेज, ठीक है, एस फेज के पहले और एस फेज के बाद। अब एस फेज के पहले मान लीजिए कि डीएनए इज 2C, डीएनए कंटेंट इज 2C, तो डबल हो जाएगा, तो डीएनए कंटेंट में क्या हो जाएगा? 4C हो जाएगा, डीएनए कंटेंट इज 4C। ये एनसीईआरटी बुक लिखता है, यानी डीएनए की मात्रा जो है वो डबल हो जाती है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज नहीं करता। अगर इसमें मान लेते हैं 2 क्रोमोसोम्स हैं, 2 क्रोमोसोम्स है, तो इसमें भी 2 क्रोमोसोम्स ही रहेंगे, 2 क्रोमोसोम्स ही रहेंगे, ठीक। ये बात समझना, ये चीज एनसीईआरटी बुक बहुत ही क्लियरली मेंशन करती है, ठीक है। तो अगर सेल जो है वो डिप्लॉयड है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो क्रोमोसोम तो डिप्लॉयड सेल पहले रहेगी, यानी कि इफ सेल इज डिप्लॉयड यानी उसमें 2n क्रोमोसोम्स हैं, तो इसमें भी सेल डिप्लॉयड ही रहेगी, एस के बाद भी सेल डिप्लॉयड रहेगी, सेल इज डिप्लॉयड, यानी कि उसमें भी क्रोमोसोम नंबर 2n ही रहेगा।
DIPLOID डिप्लॉयड। तो एस फेज के पहले भी और एस फेज के बाद भी दोनों ही कंडीशन में सेल क्या होगी, डिप्लॉयड होगी। ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसको थोड़ा और क्लियरली हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और बेहतर तरीके से सवाल आते हैं इससे, तो ये समझना बहुत ही आवश्यक है। अब जैसे देखो, ध्यान से समझिएगा, ये मान लो G1 फेज में सेल है, समझिए, ठीक है, G1 फेज। इसमें मतलब ये न्यूक्लियस दिखा है, ये सेल है, ये उसका न्यूक्लियस के अंदर हम दिखाएंगे ना। और ये मान लो एस फेज के दौरान मतलब आप कह सकते हैं कि आफ्टर एस फेज या G2 फेज में मान लेते हैं। एस फेज के खत्म होते होते या G2 फेज में क्या होगा, तो यहां पर देख रहे हो, ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल हमने बनाया डबल स्ट्रैंडेड, ये दूसरा डीएनए का मॉलिक्यूल बनाया डबल स्ट्रैंडेड। तो डीएनए के कितने मॉलिक्यूल दिखे बेटा, 2। और ये डीएनए जो होता है ये क्रोमोसोम में पाया जाता है, तो 2 डीएनए तो 2 क्रोमोसोम, आपने 2 क्रोमोसोम भी बना लिया। ठीक, तो क्या चेंज हुआ, तो तुमने देखा कि 2 क्रोमोसोम्स लिख सकते हो, 2 डीएनए मॉलिक्यूल, 2 डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक, 2 डीएनए मॉलिक्यूल और एक क्रोमोसोम की 2 कॉपी, तो उसको डिप्लॉयड क्या कर दिया, 2 है। तो डिप्लॉयड सेल का मतलब होता है ईच क्रोमोसोम हैविंग 2 कॉपीज, हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी है, तो डिप्लॉयड बोलेंगे। तो डिप्लॉयड मींस डिप्लॉयड का मतलब उसको 2n दिखाते, सिंबल डिप्लॉयड का क्या होता है, 2n। 2n इज द सिंबल ऑफ डिप्लॉयड कंडीशन। ठीक, और डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है, ईच क्रोमोसोम हैज 2 कॉपीज, एक कॉपी फादर से आता है, एक कॉपी मदर से आता है। मान लो ये कॉपी फादर से है, ये कॉपी मदर से है। ठीक, ऐसे मान लो एक और क्रोमोसोम होगा, उसकी भी 2 कॉपी होगी, एक फादर से आएगा, एक मदर से आएगा। पेयर में क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं, पेयर्स में। हम लोगों में जैसे 23 पेयर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो 23 पेयर में हर पेयर में 2 क्रोमोसोम होंगे, एक फादर से एक मदर से, दूसरा पेयर में एक फादर से एक मदर से, तीसरा पेयर क्रोमोसोम में एक फादर से एक मदर से। तो यहाँ सिर्फ हम 1 पेयर क्रोमोसोम दिखा रहे हैं और ये दोनों क्रोमोसोम सेम है, बस अंतर यह है कि ये क्रोमोसोम फादर से आए, क्रोमोसोम मदर से आए, तो जीन्स भी इनके ऊपर क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो 2 क्रोमोसोम है, यानी 2 डीएनए मॉलिक्यूल है, यानी डिप्लॉयड 2n। ठीक है, ईच क्रोमोसोम हैज 2 कॉपी। अब जब ये एस फेज में जाएगा तो इसके डीएनए मॉलिक्यूल डबल होंगे, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर, क्रोमोसोम भी डबल होंगे लेकिन वो सेपरेट नहीं होने से उनका डुप्लीकेशन नहीं माना जाएगा। डुप्लीकेशन हुआ, नंबरिंग नहीं बढ़ेगी। कैसे, इस डीएनए मॉलिक्यूल को डबल कर दो, इसके अंदर भी तुम न्यूक्लियस तो दिखाओगे, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, तो इसमें तुमने डीएनए का एक, ये दोनों स्ट्रैंड को खोल दिया और उसके ऊपर दूसरा एक नया स्ट्रैंड बना दिया। डीएनए डुप्लीकेशन में 2 डीएनए मॉलिक्यूल बन गए। देखो, एक मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल, इस तरह इससे भी एक मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। एक स्ट्रैंड इसका खुल गया, दूसरा स्ट्रैंड खुल गया, इसके ऊपर नया स्ट्रैंड एक बन गया और इसके ऊपर एक नया स्ट्रैंड बन गया। ठीक, अब ये डीएनए के 2 मॉलिक्यूल के जगह पर देखो, डीएनए का एक मॉलिक्यूल, डीएनए का दूसरा मॉलिक्यूल, डीएनए का तीसरा मॉलिक्यूल, डीएनए का चौथा मॉलिक्यूल। यहाँ डीएनए का एक मॉलिक्यूल, डीएनए का 2 मॉलिक्यूल। लेकिन अब ये जो डीएनए नया बनता है उसका क्रोमोसोम भी तो बनेगा ना, लेकिन ये क्रोमोसोम ऐसा बन रहा है कि अभी सेपरेट नहीं हुए हैं, क्योंकि डीएनए मॉलिक्यूल अभी सेपरेट नहीं हुआ है, बना है और बनने पर आपस में ये जुड़े हुए हैं। तो गिनती में यहाँ भी 2 ही हुआ। तो यहां देखोगे कि इसको 2 क्रोमोसोम ही कहोगे, 2 क्रोमोसोम्स, बट ईच क्रोमोसोम हैज 2 क्रोमैटिड्स, एक क्रोमैटिड, ये दूसरा क्रोमैटिड, 2 क्रोमैटिड्स। लेकिन हर क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड्स होंगे। तो यहां भी 2 क्रोमोसोम थे, यहां भी 2 क्रोमोसोम थे, तो ये भी डिप्लॉयड ही रहेगा, ये भी डिप्लॉयड ही रहेगा 2n। ठीक है,
डिप्लॉयड में कोई चेंज नहीं आएगा। और डीएनए मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 4 डीएनए मॉलिक्यूल, क्योंकि डीएनए मॉलिक्यूल तो अलग अलग बने हैं, क्योंकि क्रोमोसोम जो नया बन रहा था वो बीच में चिपका हुआ है, तो D4 डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो G1 फेज में जितना डीएनए होगा आफ्टर एस फेज डीएनए डबल हो जाएगा। देख रहे हो 2 डीएनए से कितना डीएनए हो गया, 4 डीएनए। लेकिन G1 फेज में जितने क्रोमोसोम सेल में होंगे आफ्टर एस फेज क्रोमोसोम उतने ही रहेंगे, यानी 2 क्रोमोसोम पहले भी था, 2 क्रोमोसोम बाद में। अब आप कहेंगे सर ये 2 क्रोमोसोम ये तो आपस में चिपके हैं, इनको क्रोमैटिड हम कहते हैं, लेकिन जब ये सेपरेट हो जाएंगे तो ये न्यू क्रोमोसोम कहेंगे। तो बिफोर एस फेज ये चित्र दिखे, इस तरह का कंडीशन रहता है सेल में, और आफ्टर एस फेज ये कंडीशन बन जाता है सेल में। तो ये आप चित्र दिमाग में बनाए रखिएगा। डीएनए अगर 2C है तो 4C हो जाएगा, और क्रोमोसोम जितना पहले था बाद में भी क्रोमोसोम उतना ही रहेगा। अब यहाँ पर एक चीज मुझे समझाना है, हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल का क्या मतलब होता है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में उसका जिक्र है। क्या जिक्र है, ऐसे पहले समझ लीजिए कि जो एनिमल सेल्स होते हैं, एनिमल सेल्स होती हैं, अगर वो डिप्लॉयड होती हैं, अगर वो डिप्लॉयड होती हैं तो उनमें माइटोसिस देखा जाता है। ठीक, माइटोसिस डिवीजन देखा जाता है। लेकिन अगर प्लांट सेल होती हैं, ठीक है, तो प्लांट सेल में हैप्लॉइड और डिप्लॉयड सेल दोनों हैं, ठीक है ना, दोनों में देखा जाता है। अगर प्लांट सेल डिप्लॉयड है या प्लांट सेल हैप्लॉइड है, दोनों ही केस में वो माइटोटिक डिवीजन दिखाती है। यानी एक डिप्लॉयड एनिमल सेल ही माइटोटिक डिवीजन दिखाती है, जबकि एक डिप्लॉयड और हैप्लॉइड दोनों तरह की सेल, प्लांट सेल माइटोटिक डिवीजन दिखाते हैं। यानी प्लांट सेल में अगर एन है, हैप्लॉइड सेल है, और अगर डिप्लॉयड सेल है, बोथ शो माइटोसिस, बोथ शो माइटोसिस। ठीक, जबकि एनिमल सेल में जो डिप्लॉयड सेल होती है शो माइटोसिस। एनिमल सेल में हैप्लॉइड सेल डू नॉट शो माइटोसिस, डू नॉट शो माइटोसिस। ये अंतर है। यानी एनिमल्स के केस में केवल डिप्लॉयड सेल है जो माइटोसिस दिखाएगी, हैप्लॉइड सेल माइटोसिस नहीं दिखाएगी। जबकि प्लांट के केस में हैप्लॉइड और डिप्लॉयड दोनों ही सेल माइटोसिस दिखाते हैं। ठीक, माइटोसिस मतलब वो सेल डिवाइड करते हैं, माइटोटिक डिवीजन एंड फेज शो करते हैं। अब ये हैप्लॉइड डिप्लॉयड सेल का क्या मतलब है, इसको समझने की कोशिश की जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, डिप्लॉयड का मतलब होता है नॉर्मली कि ईच क्रोमोसोम हैज 2 कॉपीज, ईच क्रोमोसोम हैज 2 कॉपीज। हर क्रोमोसोम की 2 कॉपीज हैं, और इसका सिंबल 2n बता रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बुक के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। जब जेनेटिक्स पढ़ाएंगे क्लास 12th में तो बहुत ब्रॉड मतलब है, और बहुत थोड़ा विशेष इसका डेफिनेशन है। तो अभी के लिए आप जो बता रहे हैं उसको समझिए। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर एक सेल है और उसमें अगर हमने एक क्रोमोसोम A है, एक क्रोमोसोम B है और एक क्रोमोसोम C है, मतलब एक क्रोमोसोम पर अलग कैरेक्टर के जीन है, B क्रोमोसोम पर अलग कैरेक्टर के जीन है, C क्रोमोसोम पर अलग कैरेक्टर के जीन है, तो 3 अलग अलग क्रोमोसोम होंगे। अलग अलग क्रोमोसोम का मतलब कि इनमें जो जीन्स हैं वो अलग अलग हैं, तभी तो अलग अलग क्रोमोसोम होंगे। तो अगर इन सभी क्रोमोसोम्स की 2-2 कॉपीज हैं, 2-2 कॉपीज हैं, तो इसकी भी एक कॉपी और बना दीजिए, इसकी भी एक कॉपी और बना दीजिए, इसकी भी एक और कॉपी बना दीजिए, तो इसको बोलेंगे डिप्लॉयड। और लिखेंगे 2n = 6, यानी कुल क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, यानी आप लिख सकते हैं 3 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। पेयर शब्द यहाँ लाते हैं, 3 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ये समझ में आ गया? 3 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम।
हैप्लॉइड का मतलब होता है जब क्रोमोसोम की सिंगल कॉपी हो, डबल कॉपी ना हो, तो वो हैप्लॉइड कंडीशन है। तो हैप्लॉइड मींस जब क्रोमोसोम की सिंगल कॉपी हो। हैप्लॉइड का सिंबल N होता है, ईच क्रोमोसोम है सिंगल कॉपी, ईच क्रोमोसोम हैज सिंगल कॉपी। हर क्रोमोसोम की सिर्फ एक ही कॉपी। तो हर क्रोमोसोम की सिर्फ एक ही कॉपी होने का मतलब क्या हुआ? हर क्रोमोसोम की सिर्फ एक ही कॉपी होने का मतलब हुआ कि एक क्रोमोसोम हो, एक ही बी हो, एक ही सी हो, पेयर्ड ना हो। तो इसको लिखेंगे n इज इक्वल टू 3। तो यहां पर क्रोमोसोम टोटल 3 है, यहां पेयर शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? सो दिस इज डिप्लॉयड, दिस इज हैप्लॉयड। कोई भी क्रोमोसोम पर मान लीजिए 2n इक्वल टू 8 मतलब 4 पेयर, तो A B C D 4 सेट पेयर बना दीजिए क्रोमोसोम का। ठीक है, तो ये हो गया डिप्लॉयड, ये हो गया हैप्लॉयड। तो इस तरह की सेल भी माइटोसिस दिखाती है, इस तरह की भी सेल माइटोसिस दिखाती है प्लांट के केस में। एनिमल के केस में केवल इस तरह वाली सेल ही माइटोसिस दिखाती है, ये वाली सेल माइटोसिस नहीं दिखाती एनिमल के केस में। हालांकि इस एक्सेप्शन है, हनी बी में जो ड्रोन्स होते हैं, हनी बी में जो ड्रोन्स होते हैं, ड्रोन्स मतलब मेल्स, वो हैप्लॉइड होते हैं और उनमें क्रोमोसोम पेयर्ड नहीं होते, अनपेयर्ड होते हैं, और वो माइटोसिस दिखाते हैं जब गैमीट बनाते हैं, स्पर्म बनाते हैं, तब वो एक्सेप्शन है। ठीक है, हालांकि वो जनरेटिव सेल है, वो जर्म सेल है, स्पर्म बनाने वाली सेल, ओवम बनाने वाली सेल को जर्म सेल बोलते हैं। हम यहाँ सोमैटिक सेल की बात कर रहे हैं, सोमैटिक सेल। तो सोमैटिक सेल जो एनिमल में केवल डिप्लॉयड सोमैटिक सेल ही माइटोसिस दिखाती हैं, हैप्लॉइड जो है वो माइटोसिस नहीं दिखाते अकॉर्डिंग टू NCERT। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा बहुत ही क्लियरली इस चीज को। ठीक, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो M फेज होता है, इंटरफेस तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब M फेज जो है जिसमें जो कि एक्चुअली जिसमें सेल डिवाइड होती है, जिस फेज में, उसको सेल डिवीजन प्रॉपर भी कहा जाता है। इट इज मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल। ड्रामा दिख रहा है ना, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, क्रोमोसोम का बंटवारा हुआ, बीच में वॉल बन गई, तो घटनाएं होते दिख रही हैं बड़े सरलता से। तो बोल देते हैं अरे इसमें तो कुछ घटनाएं घटती दिख जा रही हैं, तो बोलते हैं मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल। तो M फेज को क्या बोलते हैं? मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। M phase is most dramatic period of cell cycle. M phase यानी माइटोसिस is most dramatic phase of cell cycle. तो सेल साइकिल का ये मोस्ट ड्रामेटिक फेज होता है। It is most dramatic phase of cell cycle. M phase is most dramatic phase of cell cycle. इंटरफेस को बोलते हैं कुछ हो ही नहीं रहा, रेस्ट में है, जबकि उसमें बहुत कुछ होता है, दिखता नहीं है आसानी से। इसमें कम चीजें होती हैं लेकिन दिखती ज्यादा है। ठीक, और बड़ा दिखती हैं। बड़ा दिखने का मतलब जो घटनाएं हैं वो बहुत ही सबका ध्यान आकर्षित कर लेती हैं क्योंकि वो आसानी से दिख जा रही हैं। सो इट इज कॉल्ड मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल, M फेज को। और यहाँ जो M फेज होता है उसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो डॉटर सेल्स होती हैं उसमें क्रोमोसोम का जो नंबर है वो बराबर बराबर बढ़ता है। पेरेंट में जितना क्रोमोसोम है उतने ही नंबर क्रोमोसोम का डॉटर में चला जाता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। तो इक्वेशनल डिवीजन का मतलब ये हो गया कि जो प्रोजीनी सेल है और पेरेंट सेल है उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं। तो माइटोसिस को ही क्या कहा जाता है? ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। इसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है। इक्वेशनल डिवीजन क्यों इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है? क्योंकि इसमें इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में भी होते हैं और डॉटर सेल में भी होते हैं। यानी अगर पेरेंट सेल में मान लीजिए 4 क्रोमोसोम्स हैं, तो जब वो इंटरफेज में जाएगी तो उसका क्रोमोसोम की संख्या DNA डुप्लीकेशन की वजह से क्या हो जाएगा? 8, और मतलब क्रोमोसोम की डबलिंग होगी, DNA की डबलिंग होगी। इसके बाद जब वो कुछ समय बाद जब उसमें 8 क्रोमोसोम हो जाएगा तो फिर वो इक्वल डॉटर में 4-4 क्रोमोसोम चला जाएगा। तो जो प्रोजीनी है और जो पेरेंट है
इन दोनों में क्रोमोसोम नंबर क्या है? सेम। तो इसलिए माइटोसिस को क्या कहा जाता है? इक्वेशनल डिवीजन। व्हाई माइटोसिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन? बिकॉज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पैरेंट सेल एंड प्रोजेनी सेल इज सेम। पैरेंट सेल में जितना क्रोमोसोम उतना ही क्रोमोसोम प्रोजेनी में भी होगा। मान लो पैरेंट में 4 क्रोमोसोम है और जब सेल डिवीजन होगा तो उसके पहले उस पैरेंट सेल में कितने क्रोमोसोम आ जाएंगे? 8। और फिर 4 एक डॉटर सेल में, 4 एक डॉटर सेल में बट जाएगा तो 4 इसमें भी 4 इसमें भी 4। तो इसलिए इसको कहेंगे इक्वेशनल डिवीजन। तो इक्वेशनल डिवीजन कहने के पीछे जो लॉजिक है वो क्या लॉजिक है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो सेम होगा, ठीक है, सेम इन पैरेंट सेल, ठीक, एंड प्रोजेनी सेल। प्रोजेनी सेल, तो पैरेंट सेल और प्रोजेनी सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा? सेम होगा। अब देखिए जो एम फेज होता है उसमें तो हमने आपको पहले ही बताया हुआ है कि इसमें 2 पार्ट होते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो जो एम फेज है इसमें 2 पार्ट होते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो जो कैरियोकाइनेसिस होता है यानी न्यूक्लियर डिवीजन, उसको कन्वीनियंस के लिहाज से, उसको कन्वीनियंस अपनी सुविधा के हिसाब से हम उसको 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। यानी ये जो न्यूक्लियर डिवीजन है, ये न्यूक्लियस का डिवीजन कैसे हो रहा है स्टेप वाइज, इसको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। तो वास्तव में जो एम फेज है यानी जो माइटोसिस है उसमें जो कैरियोकाइनेसिस वाला पार्ट है, जो मेनली माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस ही होती है, ये तो बहुत थोड़ी देर का पार्ट होता है साइटोकाइनेसिस। तो जो माइटोसिस में जो मुख्यतः कैरियोकाइनेसिस होता है यानी जो न्यूक्लियर डिवीजन होता है, उसमें 4 स्टेजेस में दिखाया गया है कि अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कि कैसे होता है। तो उसमें पहला स्टेज होता है प्रोफेज, दूसरा होता है मेटाफेज, तीसरा होता है एनाफेज और चौथा होता है टीलोफेज। ठीक है, तो 4 स्टेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये 4 स्टेजेस होते हैं किस चीज के? एम फेज के कैरियोकाइनेसिस पार्ट के। यानी जो एम फेज है, माइटोसिस है, उसमें जो न्यूक्लियर डिवीजन आप देख रहे हैं वो 4 स्टेजेस में उस न्यूक्लियर डिवीजन को बांटा गया है सुविधा के अनुसार, कन्वीनियंस के अनुसार। और इनमें कोई क्लियर कट डिमार्केशन लाइन नहीं है कि यहाँ तक का स्टेज होगा तो प्रोफेज बोलेंगे और प्रोफेज यहाँ के आगे होगा तो मेटाफेज बोलेंगे। कोई बाउंड्री लाइन नहीं है इनके बीच में, क्योंकि कई बार जब प्रोफेज खत्म हो रहा होता है तो मेटाफेज शुरू हो चुका रहता है। तो आप एक क्लियर लाइन नहीं खींच सकते, ये एनसीईआरटी बुक समझा रहा है। तो ये जो 4 स्टेजेस हैं कैरियोकाइनेसिस के, न्यूक्लियर डिवीजन के, माइटोसिस के, इनके बीच में क्लियर कट बाउंड्रीज नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? तो क्लियर कट लाइंस कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन, तो ध्यान रखेंगे क्लियर कट लाइंस, ठीक है, कैन नॉट be drawn between these stages। तो clear cut lines cannot be drawn between these stages। तो इन स्टेजेस के बीच में क्लियर कट लाइन नहीं खींची जा सकती। इसका मतलब हुआ कि जब मेटाफेज स्टेज खत्म हो रहा होगा तो एनाफेज स्टेज शुरू हो चुका होगा। तो एग्जैक्ट वो पॉइंट पर आप पहुंच ही नहीं पाएंगे कि ये खत्म और ये शुरू, मर्ज है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। तो ये 4 स्टेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और इन्हीं के बारे में हम लोग को थोड़ा थोड़ा जानकारी रखना है। अच्छा, अब सबसे पहली बात करते हैं प्रोफेज स्टेज की। देखिए, जो प्रोफेज स्टेज होता है ये फर्स्ट स्टेज है माइटोसिस का, फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस। ठीक, पहला स्टेज होता है माइटोसिस का, ध्यान रखेंगे। और आपको ये बता दें कि जब डीएनए का डुप्लीकेशन होता है एस फेज में यानी इंटरफेज में,
जो डीएनए होता है डुप्लीकेट करने के बाद एक डीएनए मॉलिक्यूल से 2 डीएनए मॉलिक्यूल बनते हैं, वो बहुत ही क्लियर दिखाई नहीं देते 1 से 2, क्योंकि एक धागा से 2 धागा बन गया, वो धागे सारे और एक ही क्रोमोसोम नहीं है, बहुत सारे डीएनए मॉलिक्यूल है, बहुत सारे क्रोमोसोम है, तो आपस में सब धागे उलझे हुए हैं, तो समझ ही नहीं आता कि ये डुप्लीकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। समझ आ रहा है? तो इसलिए ये चीज एनसीईआरटी को क्या मेंशन करती है कि इन द एस फेज एंड G2 फेज द न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइंड। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि जो डीएनए मॉलिक्यूल बनते हैं एस फेज और G2 फेज, मतलब जाहिर सी बात है एस फेज में ही तो बनेंगे ना, तो एस फेज या G2 फेज में जो डीएनए मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं सब आपस में इंटरवाइंड रहते हैं। अब ये बहुत सारे, अब इसमें कहां पता चल रहा है कि डुप्लीकेशन हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। तो एस फेज G2 फेज में तो जो यहां लिखेंगे न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हर क्रोमोसोम में एक डीएनए मॉलिक्यूल था, तो हर क्रोमोसोम में जब डीएनए डुप्लीकेशन हुआ होगा तो हर क्रोमोसोम में 2 डीएनए मॉलिक्यूल बने होंगे, ठीक, और वो जो डीएनए मॉलिक्यूल बने होंगे वो आपस में क्या होंगे, सारे के सारे इंटरवाइंड होंगे। तो वही कह रहा है कि न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड आर नॉट डिस्टिंक्ट, फॉर्म्ड आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइंड, आपस में उलझे होंगे, ठीक, आपस में उलझे होंगे। ये जब एम फेज में आने से पहले, ये एस फेज के लास्ट में और G2 फेज में आपको ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पर ये भी चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्रोमोसोम, अब मान लो अब इसमें से एक धागा हम निकालते हैं, ये मान लीजिए ये डीएनए का एक मॉलिक्यूल है, एक डीएनए का मॉलिक्यूल और ये डीएनए का दूसरा मॉलिक्यूल है, मतलब उसी डीएनए के दो मॉलिक्यूल्स, ठीक। तो इनका कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा। इनका कंडेंसेशन शुरू होगा कैसे, डीएनए का ये एक, देखो ऐसे फिर से बना लेते हैं, ऐसे समझो, ये डीएनए का एक मॉलिक्यूल है, ठीक, और ये डीएनए का दूसरा मॉलिक्यूल है, आपस में भी वो दोनों अलग नहीं हुए हैं, चिपके हुए एक जगह पर डीएनए के दोनों मॉलिक्यूल्स, ठीक, ऐसे ये एक क्रोमोसोम था, ऐसे ही दूसरे क्रोमोसोम का ये डीएनए का एक मॉलिक्यूल है और डीएनए का एक दूसरा मॉलिक्यूल है, तो ये आपस में क्या है, इंटरवाइंड है, पता ही नहीं चल रहा। ये तो मैंने कलर चेंज कर दिया ना, एक को ब्लैक से एक को ब्लू से, तो आपको 2 अलग अलग कम से कम डीएनए दिख रहे हैं, और हर डीएनए में 2 डीएनए मॉलिक्यूल है, मतलब यहाँ पर जो क्रोमोसोम है उसमें 2 डीएनए मॉलिक्यूल दिख रहे हैं। तो इसका कंडेंसेशन होना शुरू हो जाएगा। कंडेंसेशन होना कैसे शुरू होगा, ऐसे ये एक डीएनए मॉलिक्यूल और ये दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल। अब जब कंडेंसेशन होता है तो कॉइलिंग शुरू हो जाती है डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं, और एक क्रोमोसोम का बहुत ही क्लियर साफ सुथरे क्रोमोसोम का रूप लेने लगते हैं कंडेंसेशन की वजह से। तो कंडेंसेशन की वजह से ये एक तरह से कहा जाए तो ये जो उलझे हुए डीएनए के थ्रेड हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब कॉइलिंग ऑफ थ्रेड, कॉइलिंग ऑफ थ्रेड, थ्रेड की कॉइलिंग होने लगती है, ठीक है। तो आप ये चित्र को और इस चित्र को ध्यान से देखिए, यहाँ कॉइलिंग नहीं हुई है और यहाँ कॉइलिंग हुई। कोई चीज जितनी कॉइल होती जाएगी उतनी छोटी और क्लियर होती जाएगी, और जितनी अनकॉइल होती जाएगी धागे लंबे होते जाएंगे और अपने ही जैसे दूसरे धागों से वो क्या हो जाएंगे, वो इंटरवाइंड हो जाएंगे। तो पहला काम है कि एस फेज और G2 फेज में जो आपको इंटरवाइंड डीएनए मॉलिक्यूल दिख रहे थे वो प्रो फेज में आने पर उनमें कंडेंसेशन शुरू हो जाता है क्रोमैटिन मटेरियल का। क्रोमैटिन मटेरियल जिस मटेरियल से क्रोमोसोम बना है, मतलब उसमें डीएनए तो है ना मेनली, और क्रोमोसोम जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देना शुरू होने लगते हैं। तो वो चीज एनसीईआरटी बुक वहां मेंशन करती है कि
प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। तो प्रोफेज इज मार्क्ड बाय initiation of condensation of chromatin material, condensation of chromatin material, ठीक है, chromatin material is marked by initiation of condensation of chromatin material। ये क्लियर हो गया? यानी ये चीज दिखना शुरू हो जाता है। पहले ऐसे दिखता था एस फेज और G2 फेज में, मतलब ऐसे दिखता था। इसका एक पोर्शन हम दिखाए हैं, यानी इसी में से दो क्रोमोसोम हम आपको दिखाए हैं, वो कैसे दिख रहे हैं क्रोमैटिन मटेरियल। ये एक्चुअली देखो डीएनए, दो डीएनए, कहने का मतलब है कि यहां पर दो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, और ये जो दो क्रोमोसोम्स हैं, हर क्रोमोसोम में दो डीएनए मॉलिक्यूल है। एक देखो, ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है, ये दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल है। इस तरह नीला वाला देखो, ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है पूरा यहां से लेके यहां तक, और ये दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक। और बीच में जो गांठ जैसी चीज दिखाए हैं ना, वो बीच में जो गांठ जैसी चीज है वो क्या है? वो सेंट्रोमियर है। वहीं पर ये डीएनए मॉलिक्यूल आपस में चिपके हुए हैं। आगे चल के ये अलग हो जाएंगे, तो चार अलग अलग डीएनए मॉलिक्यूल बन जाएंगे। आगे चल के देखोगे ये चार डीएनए मॉलिक्यूल यानी चार अलग अलग क्रोमोसोम बन जाएंगे। ये अलग हो जाएगा, फिर ये अलग हो जाएगा, फिर ये भी अलग हो जाएगा, देखो ये भी अलग हो जाएगा, ठीक, ये अलग हो जाएगा और फिर ये अलग हो जाएगा। तो ये वास्तव में 1 2 3 4 यहाँ चार डीएनए मॉलिक्यूल आपस में इंटैंगल्ड है। दो डीएनए मॉलिक्यूल आपस में चिपके हुए हैं। डीएनए डुप्लीकेशन हुआ था इस फेज में, इस वजह से एक डीएनए से दो बने और दोनों चिपके हुए। दूसरा डीएनए से भी दो डीएनए बना था, वो दोनों चिपके हुए हैं, और सारे डीएनए आपस में वो इंटरमिंगल्ड है। तो जब प्रोफेज स्टेज आता है ना, तो ये डीएनए के जो थ्रेड्स हैं जो एक दूसरे से इंटरमिंगल्ड हैं, उनको सेपरेट किया जाता है। अब हाथ तो है नहीं कि हाथ से पकड़ के सबको बीन के अलग करो, नहीं। तो क्या करने लगते हैं, उनके स्ट्रैंड्स में कॉइलिंग होनी शुरू हो जाती है। तो जैसे जैसे कॉइलिंग होती जाएगी वो सेपरेट हो जाएंगे, खुद ब खुद अलग होते जाएंगे। पहले क्या था, इंटरमाइंड थे। अब जैसे जैसे कॉइलिंग होने लगी तो ये धीरे धीरे सेपरेट हो गए। तो ये दो डीएनए मॉलिक्यूल है, ये भी दो डीएनए मॉलिक्यूल है। यहाँ एक डीएनए मॉलिक्यूल ये, एक डीएनए मॉलिक्यूल ये, दोनों बीच में सेंट्रोमियर से चिपके हुए हैं। एक डीएनए मॉलिक्यूल ये है, एक डीएनए मॉलिक्यूल ये है, दोनों डीएनए मॉलिक्यूल सेंट्रोमियर से चिपके हुए हैं। तो टोटल यहाँ कितने डीएनए मॉलिक्यूल हो गए? 4। एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। ऐसे इसमें तो स्पीशीज के हिसाब से डीएनए मॉलिक्यूल का नंबर बहुत ज्यादा होगा ना। जब ह्यूमन बीइंग अगर है तो 46 डीएनए मॉलिक्यूल्स हो, हम तो यहाँ 4 ही दिखा रहे हैं। तो 46 का 46 आपस में इंटरमिंगल्ड होंगे, और 46 की हर डीएनए, आपको मालूम है हर डीएनए की कॉपी डबल होगी ना, तो सोचो 46 × 2, तो ये हो गया स्थिति। तो प्रोफेज स्टेज में क्या होता है, इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो अनटैंगल्ड, और उससे क्रोमैटिन मटेरियल क्या हो जाएंगे, अनटैंगल्ड हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। एंड क्रोमैटिन मटेरियल गेट अनटैंगल्ड, क्रोमैटिन मटेरियल गेट अनटैंगल्ड, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। तो यानी जैसे जैसे कंडेंसेशन होता जाएगा, कंडेंसेशन मतलब कॉइलिंग होती जाएगी, वैसे वैसे वो अनटैंगल होते जाएंगे, सेपरेट होते जाएंगे, स्पष्ट होते जाएंगे। इस परिस्थिति में गिनना आसान नहीं है, लेकिन इस परिस्थिति में गिनना आसान है। काउंटिंग कितने क्रोमोसोम है, आपके सामने यही उठा के रख दिया जाए, पूछा जाए बताओ कितने क्रोमोसोम है, नहीं बता पाओगे। कितने डीएनए मॉलिक्यूल है, नहीं बता पाओगे। लेकिन जब तक वो अनटैंगल्ड नहीं होंगे, एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, तब तक नहीं बता पाओगे। और अनटैंगल्ड कब होंगे, कंडेंसेशन के प्रोसेस। कंडेंसेशन का मतलब क्या हो गया, कॉइलिंग ऑफ थ्रेड, ऐठन, थ्रेड में ऐठन शुरू हो जाएगी। जितना ज्यादा कोई चीज ऐठोगे, रस्सी को जितना ज्यादा ऐठोगे, रस्सी की लंबाई क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। हाँ,
तो वो छोटी और मोटी होती जाएगी तो उतना स्पष्ट आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो क्रोमोसोम क्लियर कट दिखने लगता है, क्रोमोसोम छोटा हो जाता है, क्रोमोसोम मोटा हो जाता है पहले के रिस्पेक्ट में, एक दूसरे से क्रोमोसोम सेपरेट होने लगते हैं जो कि पहले आपस में उलझे हुए थे। जब मैं क्रोमोसोम बोलता हूं तो मेरा सेंस यहाँ डीएनए मॉलिक्यूल से, क्योंकि वही मेन कंपोनेंट होता है क्रोमोसोम का। तो ये चीज आपको समझाया जा रहा है कि प्रोफेज स्टेज में हो क्या रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद जो प्रोफेज स्टेज में एक और चीज होता है कि एक तरफ क्रोमोसोम्स या डीएनए जो क्रोमैटिन मटेरियल अनटैंगल्ड हो रहा है ड्यू टू कंडेंसेशन, दूसरे तरफ जो सेल के अंदर जो दो सेंट्रियोल होते हैं, ये मान लीजिए एक सेल है, तो इसमें जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो अपोजिट पोल के तरफ मूव कर रहे होते हैं, मूव कर रहे हैं। एनिमल सेल है तो, क्योंकि एनिमल सेल में सेंट्रियोल होता है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता, ध्यान रखिएगा। तो एस फेज में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है, प्लांट सेल में नहीं, एनिमल सेल में, साइटोप्लाज्म में होता है सेंट्रियोल। आप पढ़ोगे एस फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन होता है न्यूक्लियस के अंदर, और साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है, और सेंट्रियोल एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। तो अगर मान लो सेल है प्रोफेज स्टेज में, तो इसके न्यूक्लियस के अंदर आप देख रहे हैं ये वाली स्थिति आने लगेगी, ठीक है, इसके न्यूक्लियस के अंदर। और जो दो सेंट्रियोल्स मतलब सेंट्रोसोम देख रहे हैं, ये अपोजिट पोल पर मूव करना शुरू कर देते हैं, यानी सेंट्रोसोम का मूवमेंट, सेंट्रियोल का मूवमेंट अपोजिट पोल पर होने लगता है, ठीक। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। तो सेंट्रियोल जो है वो बिगिन टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। तो प्रोफेज स्टेज में एक और काम आप लिखेंगे कि सेंट्रियोल्स बिगिन टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स, यानी सेंट्रियोल जो है वो अपोजिट पोल के तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए एक सेल है, सेल में कहीं भी सेंट्रियोल हो सकता है वो पोल पर, एक ही पोल पर दोनों सेंट्रियोल हो, तो एक उसी पोल पर सेंट्रियोल रह जाएगा, मतलब एक सेंट्रोसोम उसी पोल पर रह जाएगा। लेकिन जब मैं सेंट्रियोल बोल रहा हूं तो ध्यान रखिएगा कि दो सेंट्रियोल साथ रहते हैं 90 डिग्री पर, बता चुके हैं सेल जब पढ़ाए थे। और दो सेंट्रियोल के चारों जो पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स होता है, ये सबको मिला के बोलते हैं सेंट्रोसोम, ठीक। तो सेंट्रोसोम दो होंगे, जब सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा तो सेंट्रोसोम का भी डुप्लीकेशन होगा। तो दो सेंट्रोसोम एक पोल पर चला जाता है, दूसरे पोल पर चला जाता है। तो सेंट्रोसोम का अपोजिट पोल पर जाने का मतलब कि सेंट्रियोल का अपोजिट पोल पर जाना। तो एनसीईआरटी बुक सेंट्रोसोम के जगह पर सेंट्रियोल शब्द का इस्तेमाल करती है। हालांकि दो सेंट्रियोल एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर अरेंज रहेंगे, उनके चारों ओर पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स होगा, तब उसके लिए सेंट्रोसोम शब्द आता है। तो ये आपको समझा। तो प्रोफेज स्टेज के कंप्लीट होते होते आप क्या चीज देखते हैं, इसको आप लिस्ट कर लीजिए। तो बाय द एंड ऑफ या कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज आप क्या क्या चीज देखते हैं। आप एक तो चीज ये देखते हैं कि कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम बन जाता है, compact chromosome is formed due to condensation, ठीक है। मतलब पहले मान लीजिए इस तरह की चीज थी, क्रोमैटिन मटेरियल की। अब क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो इस तरह से देख रहे, दिस इज कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम, ये बन गया ये। तो कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम इज फॉर्म्ड। तो ये आपको अगर इस तरह का एस फेज के एंड में, बाय द एंड ऑफ एस फेज G2 फेज में आपको चीजें अगर क्रोमैटिन मटेरियल ऐसे दिख रहा था, तो अब वो कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम के रूप में दिखने लगेगा। और आप को बता चुके हैं ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल या क्वाइलिंग ऑफ जो क्रोमैटिन थ्रेड है उसकी वजह से ऐसा दिखता है। और यहाँ देखेंगे आप दो डीएनए मॉलिक्यूल है, कितने डीएनए मॉलिक्यूल है यहाँ पर इस क्रोमोसोम में, ये क्रोमैटिन थ्रेड इसको लिखेंगे, क्रोमैटिन थ्रेड है या क्रोमैटिन मटेरियल दूसरा एनसीईआरटी बुक लिखता है, और ये क्रोमोसोम है। और इसमें आपको हर क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड दिखते हैं सेंट्रोमियर से, ठीक है। यानी
2 सिस्टर क्रोमैटिड्स दिखते हैं। प्रोफेज स्टेज के एंड तक आते आते आपको एकदम साफ साफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड दिखाई देने लगेंगे इन अ क्रोमोसोम, और 2 सिस्टर क्रोमैटिड दिखाई देंगे मतलब 2 डीएनए मॉलिक्यूल, इसमें 2 डीएनए मॉलिक्यूल है, एक डीएनए मॉलिक्यूल इसके अंदर है, एक डीएनए मॉलिक्यूल इसके अंदर है, 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और एक डीएनए मॉलिक्यूल में कितने स्ट्रैंड होते हैं? एक डीएनए मॉलिक्यूल में 2 स्ट्रैंड होते हैं, तो कितने स्ट्रैंड होंगे? 4 डीएनए स्ट्रैंड्स, इसमें 4 डीएनए स्ट्रैंड्स होंगे। तो ये हो गया प्रोफेज स्टेज के अंत तक आते आते आप देखते हैं कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम इज फॉर्म्ड। दूसरा जो आप इसमें चीज देखते हैं कि ईच क्रोमोसोम कंटेन्स, ये बी पॉइंट, ईच क्रोमोसोम कंटेन्स 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स and each sister chromatid contains 1 DNA molecule, so if there are 2 sister chromatids 2 DNA molecule होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड आपस में जिस जगह पर एक दूसरे से जुड़े होंगे उस जगह को क्या बोलेंगे? जो गांठ दिखाते थे बनाते थे वो है सेंट्रोमियर, ठीक है। तो वो सेंट्रोमियर हो गया, यही है, तो ये सेंट्रोमियर हो गया, आप इसको सेंट्रोमियर लिख लीजिए, सेंट्रोमियर। सो दिस इज सेंट्रोमियर, ठीक है। अब यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनमें भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ जैसे पॉइंट ए तो हो गया कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम इज फॉर्म, पॉइंट बी हो गया 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स आर सीन इन दिस कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम। पॉइंट नंबर सी जो आप लिखेंगे कि आप यहाँ लिख देंगे कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं। तो आप लिखेंगे कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस आप लिखेंगे, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहां मेंशन कर लेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, आर नॉट सीन बाय द एंड ऑफ प्रोफेज, यानी प्रोफेज के एंड आते आते ये लोग भी डिसअपियर हो जाते हैं, ये चीज भी डिसअपियर हो जाती है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स डिसअपियर हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपियर हो गया, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया। बहुत लोग बता देते हैं सेल ऑर्गेनल गायब हो गया, अरे माइटोकॉन्ड्रिया गायब कर देगा तो एनर्जी कहां से मिलेगी? माइटोकॉन्ड्रिया को मत डिसअपियर करना भैया, प्लास्टिड को मत डिसअपियर करना, गोल्गी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो बन जाएंगे फिर से मेम्ब्रेन से, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हिस्सा लेती है गोल्गी बॉडी ये सब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाने में। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहां से आएगा? फिर प्लास्टिड कहां से आएगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से रिअपियर हो जाएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर से रिअपियर हो जाएगा, गोल्गी बॉडी फिर से रिअपियर हो जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया गायब हुआ तो नहीं आएगा, प्लास्टिड गायब हुआ तो नहीं आएगा, तो उसको नहीं गायब करना है, जिसको गायब करना है लिख दिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर नॉट सीन बाय द एंड ऑफ प्रोफेज, मतलब ये गायब हो जाते हैं, ठीक है। और बी जो पॉइंट है, स्पिंडल फाइबर अटैच होना शुरू हो जाते हैं सेंट्रोमियर से, ठीक, क्योंकि अब इसके बाद मेटाफेज स्टेज आने वाला होता है। तो ध्यान रखेंगे इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। माइक्रोट्यूब्यूल आकर के क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के ऊपर जुड़ना शुरू हो जाते हैं। सेंट्रोमियर के ऊपर एक डिस्क जैसा स्ट्रक्चर होता है, मेटाफेज स्टेज में बताएंगे, मतलब आप अगर एक सेल देखें तो सेल में ये सेंट्रियोल है ना, एक सेंट्रियोल इस पोल पर चला गया, एक सेंट्रियोल इस पोल पर चला गया। एनिमल सेल की बात करें, प्लांट सेल में तो सेंट्रियोल होता नहीं है, तो वहां पर जो माइटोसिस होता है बिना सेंट्रोसोम के होता है या बिना सेंट्रियोल के होता है, उसको एसेंट्रिक माइटोसिस कहते हैं। और प्लांट में और एनिमल सेल में सेंट्रियोल के मदद से माइटोसिस होता है, तो उसको सेंट्रिक माइटोसिस बोलते हैं। तो ये स्पिंडल एपरेटस बनना शुरू हो जाते हैं, ये देखिए
स्पिंडल या फॉर्मेशन असेंबली ऑफ स्पिंडल शुरू हो जाता है। ये माइटोटिक स्पिंडल है। माइक्रो ये प्रोटीन होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना था। माइक्रोट्यूब्यूल बता चुके हैं आपको सेल पढ़ाते समय, तो माइक्रोट्यूब्यूल आकर के सटना शुरू हो जाते हैं। ठीक, इसी में कुछ सेंट्रोमियर से भी, सेंट्रोमियर के ऊपर एक डिस्क जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको काइनेटोकोर कहते हैं, याद रखिए, ये भी सेल में पढ़ाए थे। उस काइनेटोकोर से भी माइटोटिक स्पिंडल आकर के जुड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो माइटोटिक स्पिंडल इससे भी आकर के जुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो अभी ये शुरू हो जाता है, इनिशिएशन लिखा है, इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल टेक्स प्लेस।